guys, what's up? Welcome back to the amazing class of CA Inter Law. Very good evening to all of you. Very good evening to all of you. Very good evening to all of you. Very good evening, sir. चलो जी, वेरी गुड इवनिंग कवेश, अनामिका, दर्शिता, श्रेया, अंकित, विश्वा, दर्श, गौरी, राघव, है ना। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ फेमा। अच्छे से फेमा रिवाइज करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और फिर क्वेश्चंस भी देख लेंगे एक बारी कि फेमा में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो क्या हमको फेमा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वेदर वी विल बी एबल टू डू द फेमा का क्वेश्चन इन द एग्जाम और नॉट। बट एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले भगवान बोल दिया, आज मैं पहले से बोल के आया था, जो लाइक और कमेंट। ठीक है सर, चलो। खतरनाक चैप्टर है, बट खतरनाक तरीके से इसको कवर करेंगे। मेरे साथ लाइव में कवर कर लेना एंड do like the video and do subscribe to the channel. If you are new to the channel, please do subscribe to the channel so that you will get all the updates for the upcoming exam and आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम में मिल जाएंगे, मैंने डाल दिए, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा जैसे जिसने मई 25 वाला पहले वाला जो फेमा वाला लेक्चर डाला हुआ है, अगर वो देखा है, या ये वाली पीडीएफ मैंने पहले भी डाली थी, मई अटेम्प्ट के टाइम पे भी डाली थी मैंने ये पीडीएफ, तो अगर कोई वो रेफर कर रहा है तो थोड़ा सा डेट्स का आगे कुछ है, मैंने थोड़ा सा डेट्स चेंज किए हैं। तो ये वाली अभी जो रिसेंट पीडीएफ डाली है आज वाली डेट की, टुडे इज 6 अगस्त है ना, तो आज वाली डेट की आप देख लेना, ठीक है। हाँ, जितना भी टाइम लगेगा सारा देखेंगे, बट सारा खत्म करेंगे आज चैप्टर, ठीक है सारा। ओके, चलो इधर आओ। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सर, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, इसका क्या सीन है, व्हाई दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनना, व्हाई फेमा केम इनटू एग्जिस्टेंस। सर, फेमा आया 1999 में, पर क्या फेमा से पहले कोई एक्ट नहीं था क्या? पहले कोई फॉरेन ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी, वो तो तब कोई एक्ट नहीं था, तब कोई रेगुलेटर कोई ऐसा रेगुलेट नहीं करता था ना। पर तब जो रेगुलेट करता था ना, वो रेगुलेट करता था फेरा। फेमा से पहले एक एक्ट चला करता था फेरा, और मैंने क्लास के अंदर बहुत ऐसी लंबी स्टोरी बताई हुई है, स्टार्टिंग का आधा पौना घंटा रेगुलर क्लास में, तो इस स्टोरी पे जाते हैं दैट व्हाट इज द एक्चुअल एसेंस ऑफ ब्रिंगिंग दिस एक्ट इनटू एग्जिस्टेंस। हम इस एक्ट को क्यों लेकर आए, उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, उसके बहुत बड़ा रेलेवेंस है। बट फेमा से पहले चला करता था फेरा। में थोड़ा सा अगर तुम्हें बताऊं तो पता है क्या हुआ था, 1991 में आया था लिबरलाइजेशन, दैट वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इन द ईयर 1991 से पहले की जो इकोनॉमी होती थी ना, वो बहुत अलग तरीके की इकोनॉमी थी। इट वाज वेरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इट वाज वेरी रेगुलेटेड इकोनॉमी, इट वाज वेरी रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी। तो हर चीज पे ना रेस्ट्रिक्शंस थी, हर चीज पे कंट्रोल्स थे, इंपोर्ट करना है लाइसेंस लो, ये करना है वो करो, मतलब 10 तरीके की रेस्ट्रिक्शंस थी। बट आफ्टर 1991 क्या हुआ, आफ्टर 1991 आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंट्री का सिनेरियो बदल गया, पोस्ट लिबरलाइजेशन चीजें बदल गई। तो जब चीजें बदली तो लॉ को बदलने की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि इकोनॉमिक सिनेरियो वैसा नहीं रहा, तो इकोनॉमिक लॉज भी उसके हिसाब से नहीं चलेंगे। ये दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक लॉ, ठीक है। ये आपका अदर लॉ का पार्ट है, बट एक्चुअल में इट इज इकोनॉमिक लॉ ना, सो इट इज द लॉ विच इज रिलेटेड टू द एंटायर इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमिक लॉ जब आया ना, तो फिर आपकी चीजें क्या की गई, चेंज की गई। क्यों? क्योंकि सर पहले वाला जो लॉ था वो बड़ा हार्श लॉ था। वो हार्श लॉ क्यों था, वो इतना हार्श लॉ था क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा माना जाता था कि सामने वाले बंदे ने गलती कर रखा है, हम उसको गिल्टी माइंड मान के चलते थे। और गिल्टी माइंड मानने के चक्कर में इट वॉज वेरी हार्श लॉ, क्रिमिनल ऑफेंसेस मान लिए जाते थे, पनिशमेंट वॉज वेरी हार्श। तो वो सारी चीजों को हटाकर हम लेकर आए क्या, फेमा। सो फेमा को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था सर? फेमा आया किसको रिप्लेस करके, फेरा को। फेरा चलता था 1973, इफ यू वांट टू राइट, तो फेरा चलता था इन द ईयर 1973 का फेरा था। और फेरा को हटाकर हम लोग क्या लेकर आए, फेमा लेकर आए। फेरा को हटाकर हम लोग फेमा लेकर आए। और सर यहां पर जब इस एक्ट में अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगा तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंपनीज एक्ट में जब आप सीजी की बात करते हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है। यहां पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगी, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एक बात और बताऊं, मजे की बात यह है कि दोनों ही मिनिस्ट्री ताई जी संभालती हैं। तो उधर भी ताई जी हैं, उधर भी निर्मला सीतारमण जी, और
और इधर भी निर्मला सीतारमण। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। यहाँ अथॉरिटेटिव पावर दी गई ईडी को, ईडी को पावर दी गई डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट को। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या करेगा, यहां पर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फेमा वाज टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड। देखो यहीं पर ही तुमको एसेंस दिखेगा इस एक्ट का। फेमा जो था इसका उद्देश्य लिया गया टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड, नॉट रेगुलेट। फेरा का ऑब्जेक्टिव उठा के देखो, उसमें लिखा होता टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। हम फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करेंगे, हाँ या ना? हाँ सर, हम फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करेंगे, वी विल रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड। बट ये बात कर रहे हैं वी विल फैसिलिटेट, हम तो बल्कि प्रमोट करेंगे। पहले बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप क्या बोल सकते हैं, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट अभी ऐसा सब करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? अभी तो बल्कि ये प्रमोट करना चाहते हैं कि फॉरेन ट्रेड बल्कि और कंट्रीज के साथ बढ़े। सो वी वांट टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड, वो नहीं पढ़ना खुशी, एंड प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। और इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट डेवलप हो, उसके लिए हम क्या करके लेके आए, फेमा लेकर आए। सर तो थोड़ा सा डिफरेंस बताओ ना, डिफरेंस बताओ ना, फेरा और फेमा के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस तो बताओ। तुम लोग इतनी टेंशन में क्यों बैठे हो, पहले मेरे को बताओ। ऐसे क्यों पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे टेंशन में होकर पढ़ाई कर रहे हो इतना डिफिकल्ट चैप्टर है ऐसे। एक बार ही स्माइल करो, एक बार स्माइल करो और स्माइल के साथ फिर उस आगे इस चैप्टर को पढ़ो, इजीली समझ में आएगा भाई। दिस इज नॉट डिफिकल्ट चैप्टर, मैं बोल रहा हूं ना, क्लास एंड होगी यू विल से वी लव दिस चैप्टर। हमको मजा आ गया सर, एकदम ऐसा मस्त वाला मजा। पहले एक बार ही हंसो, हंसो ना, अरे हंसी आई, अरे हंसो ना, हंसी तो हाँ हाँ आ गई। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, फेमा। सर फेरा और फेमा में क्या अंतर था? जो फेरा था ना उसका उद्देश्य था टू कंजर्व द फॉरेक्स, वो फॉरेक्स को कंजर्व कराता था, वो बोलता था फॉरेक्स को बचा के चलो। बट ये क्या बोलता था, फॉरेक्स को बल्कि और लाओ, मतलब फॉरेन ट्रेड करो, फैसिलिटेट करो एक्सटर्नल ट्रेड को, वो रोक के चलता था एक्सटर्नल ट्रेड को। यहां पर ये चीज चेंज की गई। दूसरा, यहां पर ना आपके ऊपर फेरा लगेगा नहीं लगेगा एंड ऑल दैट, उसके लिए आपको सिटीजनशिप का स्टेटस देखना पड़ता था, यानी सामने वाला बंदा सिटीजन है या नहीं है। बट अभी सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं होता, अभी रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। फेमा में रेजिडेंट देखा जाता है कि वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है सर। एंड ऑफेंसेस विच आर क्रिमिनल इन नेचर, विच आर क्रिमिनल इन नेचर। यहां पर ना ऑफेंसेस को क्या माना जाता था, क्रिमिनल माना जाता था, बट यहां पर ऑफेंसेस को क्या माना जाएगा, सिविल माना जाएगा। सारा कह रही है देखते हैं सर, आई हेट दिस चैप्टर। एंड अगर ये क्लास के एंड पे तुमको पूरा समझ में आ गया तो, और अगर तुम्हारा कमेंट मुझे नहीं दिखा तो अगली क्लास में से डिबार कर दूंगा सारा, फिर सारा का सारा नहीं दिखेगा, ठीक है सारा। अब देखते हैं, अब तो ये कमिटमेंट वाली बात होगी ना। हाँ नहीं खुशी, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ऑफेंसेस मतलब पढ़ के जाना, माइट भी पॉसिबल, नो वन नोस कि क्या पूछ ले आईसीआई। ऑफेंसेस क्रिमिनल माने जाते थे, यहां सिविल माने जाते हैं। यहां पर आपकी जो ट्रांजेक्शन होती थी वो जनरली क्या होती थी, वो जनरली प्रोहिबिटेड होती थी अनलेस परमिटेड, यानी बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि ट्रांजेक्शन नहीं करने दिया जाता था, जो परमिटेड होंगी बस वो कर सकते हो। बट यहां पर आपकी ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में तोड़ा गया, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है सर, ये वाली जनरली परमिटेड है अनलेस प्रोहिबिटेड। जब तक तुमको कोई करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करने को मना ना किया जाए तब तक आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब जो प्रोहिबिटेड है वो नहीं कर सकते बट बाकी तो कर सकते हो। बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरली प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। ओके सर, ओके सर। हाँ यस नयन। अब आता है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 बोलता है सर ये फेमा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? फेमा एप्लीकेबल होगा टू द होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ द इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड ब्रांचेस, ऑफिसेज और एजेंसीज आउटसाइड इंडिया। अब ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये यहां पर किसको कवर किया गया है, किसके ऊपर फेमा एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है? अभी थोड़ी देर में बताता हूं। दूसरा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन टू हुम फेमा अप्लाई। अगर किसी पर्सन पे फेमा लगता है, उसने भले ही इंडिया के बाहर भी कॉन्ट्रावेंशन किया हो तो भी उस पर क्या होगा, फेमा अप्लाई होगा। ये मत सोचना कि कॉन्ट्रावेंशन तो इंडिया के बाहर हुआ है ना तो क्या हो गया, उस बंदे पे फेमा लगता है ना, फेमा विल बी एप्लीकेबल टू दैट ऑल्सो। फेमा एप्लीकेबल होगा। ये वाला पॉइंट क्या है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। क्यों सर, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद यहां पे आएंगे। अब मैं आया यहां पे, पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन और पीआरआई दोनों पढ़ाऊंगा, फिर वो वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है, एचयूएफ आता है। ये नाम तो तुमको पता है, या ये भी बताऊं, जल्दी बोलो, बोल दो कहो सर ये भी बताओ, इंडिविजुअल कौन होता है, एचयूएफ कौन होता है। 10 घंटे लगा दो फेमा में, बोल दो। इंडिविजुअल और एचयूएफ और कंपनी और फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एंड
एंड यहां पर ये वाला आया नोना नोना नया नया पॉइंट। तो इन्होंने बोला इंडिविजुअल एचएफ कंपनी फर्म एओपी बीवाई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन ये सारे, और ये जुरिडिकल पर्सन होता है, जुडिशियल पर्सन नहीं होता, जुरिडिकल पर्सन होता है। ये सारी चीजें हम कहां पढ़ के आए, टैक्स में पढ़ के आए हैं। ये तो वही वाले पर्सन कवर कर रहा है। अच्छा आगे इसने क्या बोला, अगर किसी पर्सन का कोई एजेंसी ऑफिस ब्रांच है विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पर्सन तो उसे सेपरेट पर्सन माना जाता है। एनी एजेंसी, एनी ऑफिस, एनी ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द पर्सन, चाहे वो ओन्ड हो चाहे वो कंट्रोल्ड हो बाय द पर्सन, हम उसको क्या मानते हैं सर, हम उसको सेपरेट पर्सन मानते हैं। वी विल कंसीडर इट एज अ सेपरेट पर्सन। मतलब जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स एक कंपनी है, तो ये कंपनी है तो ये तो अपने आप में एक पर्सन हो ही गई। बट मान लो इसने 4 ब्रांचेस ओपन कर दी, B1 B2 B3 B4, तो इन चारों को, इन ब्रांचेस को सेपरेट पर्सन माना जाएगा है सर। हाँ, इन चारों को क्या माना जाएगा, सेपरेट पर्सन माना जाएगा। एंड दीज 4 विल बी कंसीडर्ड सेपरेट पर्सन। एक ये कंपनी हो गई। सो हाउ मेनी पर्संस आर देयर, देयर आर 5 पर्संस। इनको 5 पर्संस माना जाएगा। फिर मैंने बोला सर ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है, हु इज ऑथोराइज्ड पर्सन। आपको फेमा में जो भी डीलिंग करनी होती है ना, यू हैव टू डू इट फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन। अगर तुमने अनऑथोराइज्ड बंदे के थ्रू करी तो फिर वो इलीगल ट्रांजैक्शन आपकी मानी जाएगी। तो आपको जब भी ट्रांजैक्शन करनी है, यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन। आपको हमेशा ट्रांजैक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन। सर ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है, ऑथोराइज्ड डीलर्स, जिसमें आपके आ जाते हैं बैंक्स, मनी चेंजर्स, जो ऑथोराइज्ड मनी चेंजर्स होते हैं। और मैंने पहले भी बताया था इसमें एफएफएमसी होते हैं, नॉन एफएफएमसी होते हैं। एफएफएमसी का मतलब होता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, जो लोग खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, वो फुल एफएफएमसी भी होते हैं। बट नॉन एफएफएमसी इज लाइक आपके होटल्स, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं बेच नहीं सकते, नॉन एफएफएमसी होते हैं। ठीक है। ओबीयू का मतलब होता है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। आपके यहाँ के बैंक्स की बाहर जो यूनिट्स होती हैं, मतलब बाहर मतलब आउटसाइड कंट्री जो यूनिट्स होती हैं, जो बैंकिंग यूनिट्स हैं यानी कि बैंक ब्रांचेस हैं, वो कवर होंगी। एंड एनी अदर पर्सन सो ऑथोराइज्ड, और इनको ऑथोराइज किया जाता है अंडर सेक्शन 10। बट सेक्शन 10 हमको नहीं पढ़ना, हमारा सिलेबस सेक्शन नंबर 6 पे ही खत्म हो जाएगा। तो हमारे कहानी सिर्फ सेक्शन 6 तक की है। तो दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड पर्सन। फिर उसके बाद सर अब आती है डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज हु इज PRI एंड हु इज PROI। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन होता है। सबसे प्यारी डेफिनेशन, मतलब जिसने बनाई ना डेफिनेशन, मैं हाथ चूम लूं उसके। PROI कौन होता है सर, PROI इज द पर्सन हु इज नॉट अ PRI। जो PRI नहीं होता वो PRI होता है। वाह, यानी जो PRI नहीं होता वो PROI होता है। तो मेरे को डेफिनेशन पढ़नी किसकी है, PRI की। तो जो बंदा PRI है लिख देना वो PRI है, और जो PRI नहीं है वो PROI है। Wow. Public company is a company which is not a private company. Equity share is a share which is not a preference share. So PROI is a person who is not a PRI. अब मैंने बोला PRI कौन होता है, मेरी बात सुनना इधर ध्यान से। इधर देखो, ये देखो सामने, उधर क्या है, इधर देखो, आ जाएगा खाना, आ जाएगा, इधर ध्यान दो। सर PRI कौन होता है, पहले इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, मान लो मैं हूं, तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस चेक हो रहा है, तो कैसे पता लगेगा मैं PRI हूं या PROI हूं। तो चेक करो, क्या मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा, नॉट एग्जैक्टली 182, टैक्स से कंफ्यूज मत होना। टैक्स में जब सेक्शन 6 में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हो, वहां पर 182 डेज और मोर देखते हैं। यहां और मोर नहीं है, यहां मोर देन 182 है। एग्जैक्ट 182 भी हुए अगर तुम्हारे इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, आप PROI हो जाओगे फॉर द टाइमिंग। ठीक है, तो आपको क्या देखना है 182 से ज्यादा, एग्जैक्टली 182 नहीं, 182 डेज से ज्यादा अगर मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा था तो मैं बोला जाऊंगा आई एम अ PRI। बेस कंडीशन तो यही बोलती है कि भैया अगर आप पिछले साल 182 दिन से ज्यादा इंडिया में थे तो यू आर अ PRI। ठीक है, बट इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। पहला, अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर जाता है, और कितने पर्पस के लिए, 3 पर्पस के लिए। या तो बाहर जाता है, बाहर कोई बिजनेस वगैरह करने जाता है, या बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, या फिर किसी ऐसे अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है कि अब वो वहां से वापस नहीं आने वाला। जैसे हमारे पास ने एक भव्य नाम का बच्चा है, उसकी ना पता है शादी हो गई रशिया में। कहां शादी हो गई, रशिया में। सर कितना लक्की है ना वो, उसकी शादी हुई रशिया में, वो बंदा रशिया ही चला गया, कह रहा अब मैं वहां से कभी भी वापस नहीं आऊंगा। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी इंटेंशन नजर आ रही है कि भाई अब तुम वहां से वापस नहीं आने वाले, तो इन 3 पर्पस के लिए जिस दिन तुम इंडिया छोड़ के जाओगे तुम्हें PROI मान लेंगे।
जब तुम इंडिया छोड़ के जाओगे योर स्टेटस विल बी चेंज्ड टू PROI। इन 3 पर्पस की वजह से जाओगे, तो इन 3 पर्पस की वजह से जिस दिन जाओगे ना उसके बाद आप क्या मान लिए जाओगे, PROI यानी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लिए जाओगे, क्योंकि ये PRI की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अगर हम PRI की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो ये PRI की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। आगे सुनना। सिमिलरली अगर बाहर से कोई बंदा इंडिया में आ रहा है, हेलो, अगर बाहर से कोई बंदा इंडिया में आ रहा है तो वो चेक करो किस पर्पस के लिए आ रहा है। सर अगर बाहर से कोई बंदा इंडिया में आ रहा है और उसके आने का पर्पस इज एनी पर्पस अदर देन दीज 3 पर्पस, तो फिर वो PRI की डेफिनेशन में नहीं आएगा। आराम से सुनो जो बोल रहा हूं। अगर बाहर से मान लो आज बाहर से मैंने बोला कि यार एक काम करो ना यार, बाहर से ना बिल्लू को बुलाओ। सर हु इज बिल्लू? बिल्लू इज बिल गेट्स। बिल गेट्स अगर मान लो इंडिया में आता है और वो इंडिया में आने का पर्पस क्या है उसका, अगर उसका इंडिया में आने का पर्पस कोई भी पर्पस है अदर देन दीज 3 पर्पस, सो ही विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ PRI। फिर हो सकता है वो PROI बन जाए, पर अगर इन 3 पर्पस के लिए आया तो हम उसे जिस दिन से आएगा, जिस दिन से उसने इस भारत की पावन धरती, पवित्र धरती पे कदम रखेगा ना, वो उसी दिन उसी क्षण से उसको क्या मान लेंगे, PRI मान लेंगे। यू गॉट माई पॉइंट? आपको मेरी बात भी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? चल एक बार दोबारा प्लीज प्लीज। अगर बाहर से कोई बंदा आया, देखो एक ना जनरल रूल होता है क्या, एक्सेप्शन की एक्सेप्शन बिकम्स द ओरिजिनल लॉ। एक्सेप्शन की एक्सेप्शन बिकम्स द ओरिजिनल लॉ। कौन से सर मेरे फ्रेंड है? एक्सेप्शन की एक्सेप्शन बिकम्स द ओरिजिनल लॉ। देखो इसने क्या बोला, PRI की डेफिनेशन के अंदर ये बंदा नहीं आएगा जो इंडिया आ रहा है फॉर एनी पर्पस, बट पर्पस अदर देन डज नॉट इंक्लूड में, ये फिर उसमें बोल रहा है अदर देन। अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा पोछा मारता है यार अपने, सुनो इधर मेरे क्या बुलवा रहे हो। अगर वो बंदा इंडिया में आया फॉर एनी पर्पस अदर देन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, या फिर इंडिया में आया इस इंटेंशन से कि अब वो वापस नहीं जाएगा, तो इन 3 पर्पस से जैसे इंडिया में आएगा वो क्या मान लिया जाएगा, वो माना जाएगा PRI। भाई मेरी बात सुनो, जब हमारे यहां का बंदा जिस दिन से इन 3 पर्पस के लिए इंडिया से बाहर गया था, हमने उसी दिन से उसे पराया मान लिया। बेटा अब तेरी वहां शादी हो गई तो अब तू नहीं आएगा ना वापस, तो उसी दिन से हमने उसे PROI मान लिया। ऐसे बाहर वाला बंदा जिस दिन यहां एम्प्लॉयमेंट के लिए आया उसी दिन से हम उसे क्या मान लेंगे, PRI। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? जल्दी से मेरे को एक बार सब लोग चैट पे बताएंगे कि हमको बात समझ में आई है नहीं आई। मैं अभी एग्जांपल्स करा दूंगा तो और क्लैरिफाई हो जाएगा आपको। जल्दी बोलो डन 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 डन। तुमको बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो PRI इंडिविजुअल, अगर मेरे को इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, आई विल चेक कि नॉर्मल केस में 182 डेज से ज्यादा। सर जब ये वाले केस के लिए बंदा इंडिया में आएगा तो 182 डेज नहीं देखने पिछले साल के, नहीं, यहां कोई आपको पिछले साल के 182 डेज वगैरह नहीं देखने रहते। जब आप ये वाले केस के पर्पस से इंडिया में आ रहे हो, देयर इज नो नीड टू चेक द 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जिस दिन से आओगे उसी दिन से क्या बन जाओगे, उसी दिन से यू विल बिकम द PRI। क्लियर? क्लियर सर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 25-26 में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, अगर 24-25 में करण इंडिया में आया 4 अक्टूबर 2024 को, एंड टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही स्टेड इन इंडिया, यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो बंदा रहा, तो 4 अक्टूबर से लेके आप इसके डेज गिन लो कहां तक, 31 मार्च तक। क्या ये 182 से ज्यादा हो रहे हैं? नहीं हो रहे। अगर ये 182 से ज्यादा नहीं हो रहे तो मैं बोलूंगा यहां पर इसका स्टेटस क्या है, PROI। बट अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं। मान लो ट्रम्पू अंकल इंडिया आए और इंडिया में, सुनो, 19-20 तक वो कभी भी इंडिया में, कोई आज तक कभी इंडिया में नहीं आए थे। 15 अक्टूबर 2020 को ट्रम्पू अंकल इंडिया आ गए। ट्रम्पू अंकल इंडिया आ गए और ट्रम्पू अंकल ने बोला कि सर सुनो ना, मैं यहां पे एम्प्लॉयमेंट करना चाहता हूं। उन्होंने बोला आपने सबको काम दे रखा है, मुझे भी यहां पे काम पे रख लो ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रम्प, दैट ट्रम्प कुड बी एनीवन, ठीक है, दैट इज नॉट ऑलवेज डोनाल्ड ट्रम्प। और भी बंदे ट्रम्प हो सकते हैं, वहां के कोई ट्रम्पू अंकल है। तुम हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों पकड़ते रहते हो? कोई भी और ट्रम्पू अंकल है, उन्होंने बोला सर हमको काम पे रख लो ना वहां पे, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट दिला दो। तो मैंने बोला आ जाओ। तो वो बंदा 15 अक्टूबर 2020 को क्या आ गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ गया। ओहो ये डेट्स, तो 14 अक्टूबर तक वो बंदा इंडिया में नहीं आया था। 15 अक्टूबर को ही केम टू इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो 15 अक्टूबर को जब वो इंडिया में आए तो विद इफेक्ट फ्रॉम 15th of October ही विल बिकम PRI।
with effect from 15th of October he will become PRI because he came here for the employment purpose. 14 अक्टूबर तक he was PROI. सर इट मींस यू वांट टू से, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि एक ही साल के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज भी हो सकता है। हाँ सही पकड़े हैं, एक ही साल के अंदर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज भी हो सकता है। इनकम टैक्स में नहीं होता, इनकम टैक्स में योर स्टेटस विल बी कांस्टेंट फॉर द एंटायर ईयर, यहां पे चेंज भी हो सकता है। ओ भाई है ना, तो यहां पे तो चेंज भी हो सकता है। तो 14 अक्टूबर तक यू वाज अ PROI, बट 15 अक्टूबर से आप क्या बन जाओगे, PRI बन जाओगे, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आए हो। यही अगर वो बंदा मेडिकल पर्पस के लिए आया होता तो फिर हम बोलते फिर वो PROI रहता, क्योंकि उस केस में हम उसके पिछले साल के डेज चेक करते हैं, वो 182 से ज्यादा है नहीं, तो वो बंदा क्या होता, PROI। क्लियर, जल्दी बोलो क्लियर, नहीं बोलोगे, गंदे हो तुम, बहुत गंदे हो। ठीक है सर, अब यहां हो जरा, करण जो है ये पूरे साल पूरे 365 दिन इंडिया में था। ठीक है, पूरे 365 दिन ये बंदा कहां पे था, इंडिया में था। 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक। 25-26 में 17 सितंबर को ये बंदा ऑस्ट्रेलिया चला गया। किस पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया, कि अब मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा। मैंने बोला इंडिया में कुछ नहीं रखा, एक काम करते हैं, कहां चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर बिजनेस करेंगे। तो 17 सितंबर को मैं चला गया। तो बेटा जिस दिन आते हो जिस दिन जाते हो वो इंडिया में माना जाता है। 17 सितंबर तक यू विल बी अ PRI और फ्रॉम 18th ऑफ सितंबर यू विल बिकम PROI। 17th ऑफ सितंबर तक आप क्या रहोगे, आप रहोगे PRI एंड 18th सितंबर से यू विल बिकम PROI। इज इट क्लियर टू यू, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना, यस और नो। हाँ जी क्लियर। अच्छा सुनना सर, 17 सितंबर तक आप क्या रहोगे, PRI, बट 18 सितंबर से यू विल बिकम द PROI। इज इट क्लियर? हाँ सर। पर अगर मैं वेकेशन के लिए घूमने जाता फिर थोड़ी मैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह के पर्पज से गया हूं, तो फिर तो मैं ऐसे ही घूमने जाता, तो फिर तो मैं क्या रहता, PRI रहता, क्योंकि मेरा पिछले साल का स्टे 182 डेज से ज्यादा है। वाह सर। प्रियांशु एक काम करना, जो YouTube चैनल पे वीडियो डली हुई है 35 केस सिनेरियोज की वीडियो है, वो कर लेना एटलीस्ट, तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, और 3 घंटे लगेंगे करने में, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 3 घंटे में मैंने कराए हुए सारे MCQs। ठीक है, ठीक है सर। फिर मैं आया यहां पे, नेक्स्ट एग्जांपल सुनना जरा। करण यहां पर 180 डेज के लिए इंडिया में था। जब करण यहां पर 180 डेज के लिए इंडिया में था, अब वो बंदा 17 सितंबर 2025 को इंडिया से बाहर चला गया। किस पर्पस के लिए सर, ऑस्ट्रेलिया के लिए। और किस पर्पस के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया 17 सितंबर को। तो 17 तक वो बंदा क्या था, PROI था, PROI था। सर क्यों, क्योंकि पिछले साल में बेटा तेरा स्टे 180 से ज्यादा नहीं था। तो तू एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से भी गया तो भी तू क्या बन गया, PROI। तो भी तू क्या बन गया, PROI। और मेडिकल पर्पस से भी जाता तो भी PROI ही रहता। यहां पे PRI मत कर देना, आंख बंद करके काम करते हो कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से गया तो जिस दिन गया PROI मान लेंगे, किसी और पर्पस से गया PRI लिख दिया। अरे यहां तो देखो 180 डेज से ज्यादा, इसका तो साल के शुरू में ही स्टेटस कैसा था, PROI। अब ये इंडिया के बाहर चाहे जिस भी पर्पस के लिए चला जाए, PROI है ना। ओ आगे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, जिसके आने की संपूर्ण संभावना आ रही है। ये पेपर में कभी भी टपकने वाला है अब ये वाला क्वेश्चन, कि सर ये बंदा इंडिया में था 365 डेज के लिए। ठीक है, ये बंदा 17 तारीख को एजुकेशन पर्पस के लिए गया। अब आप बोलोगे एजुकेशन पर्पस तो वो 3 पर्पस में नहीं आता। एजुकेशन इज नॉट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज नॉट बिजनेस वोकेशन, एजुकेशन इज नॉट अनसर्टेन पीरियड। अनसर्टेन पीरियड एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन में सर्टेनिटी होती है। बट RBI ने यहां पर एक सर्कुलर लाकर क्लैरिफिकेशन दिया कि जब बंदा एजुकेशन के लिए इंडिया के बाहर जाता है ना, तो वो बंदे का कोई पता नहीं होता। वो बंदा बाहर जाएगा, फिर वहीं जाकर जॉब वॉब भी करेगा, कुछ पार्ट टाइम काम भी करेगा, क्योंकि उसको अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालना होगा। तो उसके लिए वो काम भी करेगा, काम करेगा तो अर्निंग्स कर रहा है। ठीक है, और फिर वो वहीं, ऐसा हम मान के चलते हैं कि वो नहीं आने वाला। तो एजुकेशन पर्पस अगर आप वैसे देखोगे लिटरली तो कहीं तीनों में कवर नहीं हो रहा, बट RBI के सर्कुलर की वजह से उन्होंने कवर किया दैट कि वो बंदा अब नहीं आने वाला। तो एक काम करो, जिस दिन वो जाएगा ना उसके बाद उसे क्या मान लिया जाएगा, PROI मान लिया जाएगा। तो 17 सितंबर तक मैं यहां पे था, मैं 17 सितंबर को गया
एजुकेशन पर्पस के लिए गया तो भी 18 सितंबर से मैं क्या बन जाऊंगा, PROI। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी बोलो हाँ यार। अब ये पूरी कहानी समझ में आ गई? यस प्लीज। क्या हमको यहां पूरी कहानी समझ में आ गई है? हाँ या हाँ? हाँ ठीक है, ठीक है सर। चलो आगे सुनना। हु इज PRI इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल? अदर देन इंडिविजुअल के केस में कौन कौन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बनेगा? सर कोई भी ऐसा पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है वो PRI हो जाएगा। एन ऑफिस ब्रांच एजेंसी, कोई भी ऑफिस, कोई एजेंसी ऑफिस, कोई ब्रांच जो खुली इंडिया में है बट ओन या कंट्रोल कोई PROI करता है। खुली इंडिया में बट कंट्रोलिंग किसके पास है? बाहर वाले के पास। ओनरशिप किसके पास है? बाहर वाले के पास। ओनरशिप हो या कंट्रोल भी बाहर वाले के पास हो, दोनों में से कुछ भी, और लिखा है ना, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PROI, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ PRI। ये भी क्या माना जाएगा? ये ऑफिस ब्रांच एजेंसी भी PRI माना जाएगा। ठीक है। अगर कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी जो खुली इंडिया के बाहर है, जो खुली इंडिया के बाहर है बट दैट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PRI, यानी खुली इंडिया के बाहर है पर कंट्रोलर कौन है? इंडिया वाला बंदा, तो भी वो क्या है? वो PRI है। समझ में आ गई बात? सर एग्जाम्पल दो फिर मजा आएगा, एग्जाम्पल दो फिर मजा आएगा। आया ना? सारा मुझे लग रही है अब सिर्फ सारा सुन रही है। सारा कह रही है मैं सारा सुनूंगी फिर उसके बाद बताऊंगी आपको। एप्पल INC जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई USA में, तो ये क्या है? PRI है या PROI है? सर दिस इज PROI। सेक्शन के साथ बता रहा हूं, 2 क्लॉज W। क्यों? क्योंकि PRI वो होता है जो पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया में इनकॉर्पोरेट होता है, वो PRI होता है। बट ये क्या हो जाएगा? PROI, क्योंकि विच इज नॉट PRI दैट इज PROI। जो PRI नहीं होता वो PROI होता है। ठीक है सर। एप्पल ने एक इंडिया में ब्रांच खोली विच इज ओन्ड बाय एप्पल INC। तो अगर इंडिया में आपकी कोई ब्रांच खोली जाती है, भले ही वो ओन करता है कौन? PROI। तो ब्रांच ओन कर रहा है PROI पर खुली तो इंडिया में है, और अगर खुली इंडिया में है तो ये भी क्या माना जाएगा? PRI माना जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस वाला पॉइंट। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बोला KK लिमिटेड इंडियन कंपनी, नाम से लग रहा है इंडियन कंपनी, इंडिया में बनी है, तो ये क्या है? PRI है। बट KK INC, मान लो एक रशिया में ब्रांच ओपन की गई जिसको KK लिमिटेड ओन करती है, तो ब्रांच भले ही बाहर खुली है पर ओन कौन कर रहा है? PRI। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड PRI बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। नाउ यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ PRI एंड PROI? यस सर। फिर इसके बाद में आया व्हाट इज सर फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी का मतलब होता है एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एज अ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है उसके अंदर फॉरेन करेंसी तो आएगी ही आएगी, साथ साथ में और क्या आएगा? कोई भी डिपॉजिट जो आपकी बाहर है, ठीक है, जो आपके क्रेडिट्स हैं, जो आपको पैसा आना है, कोई बैलेंसेस पेबल है फॉरेन करेंसी में, ये सारी आपकी फॉरेन एक्सचेंज मानी जाती है। ड्राफ्ट हो गए आपके, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, ट्रैवलर चेक हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए। LC का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है सर, जैसे मान लो कि बाहर वाला कोई एक्सपोर्टर है, अब वो इंडिया के लोगों को माल बेच रहा है, उसको डर होगा, वो बोलेगा भाई मैं इनको माल तो दे दूंगा, इन्होंने मेरे को बुला के पेल दिया तो, ये मेरे को पैसे नहीं देंगे तो, मैं तो जानता ही नहीं इंडियन मार्केट के बारे में, मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, तो मैं माल कैसे बेच दूं इनको? तो इधर जो परचेजर होता है ना, परचेजर का बैंक, यानी इंपोर्टर का बैंक बोल लो, परचेजर का बैंक बोल लो, बायर का बैंक बोल लो, वो बैंकर से गारंटी दिलवाता है एक तरीके की कि भाई अगर हम बैठे ना यार तुम माल बेचो, तो एक तरीके की दिस काइंड ऑफ गारंटी, दैट इज कॉल्ड LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अगर आप लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉ किया हुआ है इंडियन करेंसी में बट पेबल है फॉरेन करेंसी में, ड्रॉन इंडियन करेंसी में, बना इंडियन करेंसी में, बट उसकी पेमेंट किस में होनी है? फॉरेन करेंसी में होनी है, तो हम बोलेंगे सर दैट इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज। एंड सिमिलरली उल्टा कर दो, अगर कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, LC, बिल ऑफ एक्सचेंज जो पे इंडियन करेंसी में होना है बट बनाने वाला बाहर का बंदा है, यानी ड्रॉ किसने किया? बैंक ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने आउटसाइड इंडिया और PROI, इन्होंने बनाया है, भले उसकी पेमेंट कहां पे होनी है? इंडियन करेंसी में, दैट डजंट मैटर। सो ये है आपका क्या? फॉरेन एक्सचेंज। फिर मैंने बोला फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, स्टॉक, डिबेंचर, बॉन्ड विच आर डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी। जितने भी शेयर, स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड जो आपके डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी के अंदर, वो आपकी क्या माने जाएंगे? फॉरेन सिक्योरिटी माने जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल यूजुअली देता हूं, अगर आप आओगे और आप देखोगे कि वो कंपनी का नाम इज बर्कशायर हैथवे, ये कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप देखोगे
तो यू सी इसका शेयर प्राइस इज डिनोमिनेटेड इन द यूएसडी। किसमें डिनोमिनेटेड है? यूएसडी 464.19 यूएसडी। डिनोमिनेटेड होने का मतलब किसमें लिखा हुआ है, उसका प्राइस कैसे डिनोमिनेट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है। तो इसका प्राइस रुपीज में नहीं है, इसका प्राइस आईएनआर में नहीं है, डॉलर्स में है। तो दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज ये सिक्योरिटी कौन सी है? ये हमारे लिए फॉरेन सिक्योरिटी है, क्योंकि इसका प्राइस किसमें चिन्हित किया जाता है? इसका प्राइस चिन्हित किया जाता है इन द फॉरेन करेंसी। बट ऐसी सिक्योरिटी को भी हम फॉरेन करेंसी मानेंगे जो डिनोमिनेटेड तो फॉरेन करेंसी में है, भले ही उनका रिटर्न या उनका रिडम्पशन इंडियन करेंसी माने तो भी हम उनको फॉरेन करेंसी मानेंगे। तो एनी सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, इवन इफ उसका रिटर्न हमें इंडियन सिक्योरिटी इंडियन रुपीज में आना है या उसका रिडम्पशन वैल्यू हमें इंडियन रुपीज में आना है, तो भी हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको फॉरेन सिक्योरिटी ही मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा केके लिमिटेड का शेयर $1 में डिनोमिनेटेड है, $120 उसकी वैल्यू डिनोमिनेटेड है, रिप्रेजेंटेड इन द डॉलर। बट रिडम्पशन और डिविडेंड अमाउंट आपको किस में मिलना है? रुपीज में। डजंट मैटर, ये भी क्या मानी जाएगी? फॉरेन सिक्योरिटी ही मानी जाएगी। ये भी आपकी फॉरेन सिक्योरिटी ही मानी जाएगी। एंड लास्ट दो डेफिनेशंस आपके पास बची हैं, उसके बाद हम सेक्शंस में मूव कर जाएंगे। दैट इज दो लास्ट कौन सी डेफिनेशन? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इफ इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ, जल्दी से मेरे को बोल दो डन 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 सर, क्रिस्टल क्लियर है, हमको एकदम मजा आ गया। आगे चलो, आगे चलो सर, चले। यस सर, हमको एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया है। अब आप पढ़ा दो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। चलो, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अगर एक पीआरआई की, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की, अच्छा ये वाला पॉइंट अब तुमको कवर हो गया होगा। ये देखो, ये वाला पॉइंट जो ऊपर छोड़ के आया था अब ये क्लियर है ना? ब्रांच ऑफिस एजेंसी विच इज आउटसाइड इंडिया बट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय पीआरआई, तो उस पर भी फेमा लगेगा। ठीक है, पढ़ लिया ना अब तो? हाँ सर। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। कह रहे यही डिफिकल्ट लगता है, अभी यही आसान लगेगा। अगर एक पीआरआई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का इंडिया के बाहर एसेट या लाइबिलिटीज या कंटिंजेंट लाइबिलिटी का स्टेटस अगर चेंज होता है, एंड बेटा चेंज का मतलब होता है बढ़ना घटना दोनों, ऑल्टरेशन का मतलब बढ़ना घटना दोनों। अगर आपकी इंडिया के बाहर क्या चेंज हो जाती है? एसेट लाइबिलिटीज का स्टेटस ऑल्टर होता है, तो मैं बोलूंगा आपके लिए वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपके लिए वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इफ द स्टेटस ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज ऑफ अ पीआरआई इज चेंज्ड आउटसाइड इंडिया, सो वी विल कॉल इट एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और अगर पीआरओआई का इंडिया के अंदर एसेट लाइबिलिटीज का स्टेटस चेंज होता है, तो भी ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। एंड जो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होती, हम उसको बोलेंगे दैट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या आएगा? जो आप पेमेंट करते हो फॉर द फॉरेन ट्रेड, वो भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अदर बिजनेस सर्विसेज, जो अदर आपकी बिजनेस सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अभी सबके एग्जांपल बनाऊंगा, सबके टेंशन ना लो, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन रिसाइडिंग अब्रॉड। आपके इंडिया के बाहर पेरेंट्स रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं, स्पाउस रहते हैं, उनकी रेमिटेंसेस के लिए पैसे भेज रहे हो, वो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। फॉरेन ट्रैवल एजुकेशन मेडिकल केयर ऑफ दीज पीपल, अगर आप इसके लिए पैसे दे रहे हो तो ये भी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब जरा समझते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये मैं हूं करण और ये कोई वेंडर है जापान का, मैंने उससे एक प्लांटेड मशीनरी खरीदी 1 लाख येन की। जापान में क्या होता है? जापान में क्या चलते हैं? येन। जापान में क्या चलते हैं? येन, जापानीज येन। ठीक है, वो मैं जापानीज येन बोलने वाला था तो जापान हो गया वो, कोई नहीं सर, चलता है। ठीक है थोड़ी कुछ कह रहे हैं आपको, हाँ सही बात है। जापानीज येन, 1 लाख येन की आपने क्या खरीदी? एसेट खरीदी। 1 लाख येन की आपने एसेट खरीदी, 1 लाख येन की आपने पेमेंट कर दी। क्या तुम्हारा इंडिया के बाहर कुछ भी शेष रहा, कुछ भी बैलेंस रहा? नहीं ना। एसेट तुमने खरीदी, वो इंडिया के अंदर आ गई, काम खत्म। एसेट आ गई, पैसे चले गए। इंडिया के बाहर मेरी एसेट चेंज हुई? नहीं। लाइबिलिटीज का स्टेटस चेंज हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर मी। दिस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर मी। पर यहीं अगर मैं प्लांटेड मशीनरी की जगह घर खरीद लेता, घर इंडिया के बाहर अगर मैं घर खरीदता, फ्लैट खरीदता, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाता, फिर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, तुम CUAT लिख देना या CAT लिख देना, बस ये लिखते चलना, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। यही अगर मैंने फ्लैट खरीदा होता तो ये क्या होता? आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आगे सुनना,
अच्छा, अगर मैंने मान लो बाहर से ये एसेट खरीदी बट मैंने पेमेंट नहीं करी, मैंने क्रेडिट पे खरीदी, तो अगर मैंने क्रेडिट पे खरीदी तो चेक करो क्रेडिट का पीरियड कितना है। सर क्यों? अगर आपने क्रेडिट पे खरीदी, मान लो मैंने बाहर से 2 महीने के क्रेडिट पे खरीदी, 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो अब तुम्हें लगेगा मेरे ऊपर तो लाइबिलिटी चढ़ गई बाहर। नहीं, आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं चढ़ी। क्यों? क्योंकि यहां पर भी मास्टर डायरेक्शन है और मास्टर डायरेक्शन ने क्या बोला हुआ है, अगर क्रेडिट 6 महीने तक का है तो हम उसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी मानते हैं, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी आपकी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है। हाँ, अगर 6 महीने से ज्यादा का क्रेडिट होगा तो हम उसे लोन लाइबिलिटी मानेंगे, एंड इन दैट केस आपके ऊपर क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी। आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर अगर मैंने उधार पे खरीदा, मान लो मैंने कोई एसेट खरीदी, बट मैंने उधार पे खरीदी और मैंने बोला मैं आपको 2 साल बाद पैसे दूंगा या 1 साल बाद पैसे दूंगा, तो फिर मेरे ऊपर बाहर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो दैट विल बी अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉर मी। फिर मेरे लिए वो क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यस और नो? यस सर। फिर मेरे लिए हो जाएगी वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। चलो आगे, चलो सर, बिल्कुल सर, आगे चलो। अब आगे मेरी बात जरा सुनना ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, मान लो केके लिमिटेड है। केके लिमिटेड ने क्या करा, ये जापान में एक बैंक है, इस बैंक ने ना किसी कंपनी को लोन दिया, बट ये केके लिमिटेड ने इसको क्या दे दी, गारंटी दे दी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लोन। अगर इस लोन के लिए ये गारंटी देता है तो ये भी क्या मानी जाएगी, गारंटी देना मतलब आपकी बाहर, इंडिया के बाहर एक कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और अगर इंडिया के बाहर आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई तो पीआरआई की इंडिया के बाहर जब कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वी विल कॉल इट एज अ करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। अच्छा, यहां से मैंने क्या करा, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो मैं हूं, मैंने क्या लिया, मैंने बाहर से लोन लिया, मैंने बाहर से लोन लिया, और लोन लिया मैंने कितने का, 1 लाख येन का। अब मुझे उसकी पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट की, तो लोन लेना इज अ लाइबिलिटी फॉर मी, वो मुझे भी पता है, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ी, वो मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। बट जो मैं उसका इंटरेस्ट दे रहा हूं, दिस इज द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, इसको करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने बता दिया ऑलरेडी। अच्छा, अगर मैंने बाहर मान लो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट में मुझे बाहर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो जो नेट इंटरेस्ट मेरे पास आएगा, वो इंटरेस्ट भी मेरे लिए क्या है, एक तरीके की करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। दिस इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ठीक है सर। फिर यहां पर ना आईसीआई ने ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं ये भी क्लैरिफाई करा दूं एक बारी, क्योंकि ये पेपर में पूछ लेंगे कभी भी। ठीक है, सुनना जरा। एक करण पीआरआई है, इसने इंडिया में कुछ गिफ्ट करा, किसको, जापान में एक बंदा है, जो जापान का बंदा है, वो पीआरओआई है। इंडिया पीआरआई अगर पीआरओआई को इंडिया में कुछ गिफ्ट कर देता है, सुनना मेरी बात, पीआरआई पीआरओआई को इंडिया में कुछ गिफ्ट कर देता है, देन व्हाट विल बी दैट गिफ्ट, वो गिफ्ट क्या माना जाएगा। जैसे मान लो मेरा इंडिया में एक घर था, मैंने किसी पीआरओआई को गिफ्ट कर दिया, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्या पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट चेंज हुआ? नहीं। लाइबिलिटी चेंज हुआ? नहीं। कंटीजेंट लाइबिलिटी चेंज हुआ? नहीं। पीआरओआई का इंडिया के अंदर क्या चेंज हुआ, एसेट का स्टेटस चेंज हुआ, उसको इंडिया में एक स्टेटस, एक एसेट मिली, तो उसके लिए ये क्या है, उसके लिए ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, उसके लिए ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। यस और नो? यस सर, उसके लिए ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अच्छा, पीआरओआई को अगर पीआरआई को अगर पीआरओआई ने गिफ्ट दिया इंडिया में, तो इसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ये कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है। क्यों सर, पीआरआई का इंडिया में कुछ चेंज हुआ नहीं ना, बस। फिर अगर पीआरओआई को इंडिया के बाहर कुछ गिफ्ट में मिला, जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, शाहरुख खान को दुबई में घर मिल गया गिफ्ट में, तो एक पीआरआई को जब इंडिया के बाहर कुछ गिफ्ट मिल जाता है, तो क्या मैं बोलूं उस पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट का स्टेटस चेंज हो गया। और अगर उस पीआरआई का इंडिया के बाहर एसेट का स्टेटस चेंज हो गया, तो उसके लिए क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्लियर? क्लियर सर। और यहां पर ये देखो, एक मान लो कोई बंदा है जो पीआरआई है, उसकी बाहर कोई स्पाउस है, और उसकी स्पाउस है और उसके पेरेंट्स और उसके बच्चे सब कहां रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको लिविंग एक्सपेंसेस भेज रहा है, ये भी क्या माना जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। नहीं ईशा, उसमें थोड़ा ज्यादा भी होता है ना, तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। शेड्यूल्स वाला पार्ट, यस यू कैन, जितना तुम्हारा जितना ये है उतना सीएस एग्जी में भी है ही है, बाकी उधर जो और एडिशनल हो उसके लिए आपको फिर और पढ़ना ही पड़ेगा। ये यस यू कैन वॉच फॉर एग्जी ऑल्सो। ठीक है, ठीक है सर। यहां अपनी खत्म होती है डेफिनेशंस वाला पार्ट। कौन सी डेफिनेशंस? सारी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू अस। अब मुझे बता दो जल्दी से, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन दिमाग में घुस गया तो मैं चलूं आगे, तो मैं आगे चलूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गया और तुम लोग खुश हो, तुम लोग सेटिस्फाइड हो, पीआरओआई के लिए कौन से वाले पूछा है प्रियांशु?
हाँ जी, चलो, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 3। 4 सेक्शन पढ़ने हैं बस, जिसमें से 3 और 4, थर्ड और फोर्थ सेक्शन में वैसे कोई जान नहीं है। तुमको सिर्फ पढ़ना है, मेन जो मसाला पढ़ना है वो पढ़ना है 5 और 6, जिसके साथ शेड्यूल्स पढ़ने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 3 और 4, सर इसका मतलब 3 और 4 छोड़ के जा सकते हैं पेपर में आ गए तो 3 और 4 भी नहीं छोड़ के जाना, ठीक है? 3 और 4 भी नहीं छोड़ के जाना। थर्ड, सेक्शन थर्ड क्या बोलता है? डीलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज। आप ये काम नहीं कर सकते। हमने बोला क्या क्या काम नहीं कर सकते। कोई भी बंदा अगर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर डील करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, तो हमेशा एक ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही करना पड़ेगा। अनऑथोराइज्ड पर्सन के साथ अगर तुमने डील करा तो भैया वो इलीगल हो जाएगा। दैट इज इलीगल, वो आपको अलाउड नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी डील कर रहे हो तो दैट कैन बी डन थ्रू ओनली एन ऑथोराइज्ड पर्सन। अनऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला पीआरओआई, एक कोई बंदा है, वो पीआरओआई है, मेरा दोस्त है मान लो, वो इंडिया आया और इंडिया आके वो बोलता है कि मैं ना आपको डॉलर भेज देता हूं। क्यों? उसको डॉलर बेचने थे, उसको इंडियन रुपीस चाहिए था, बट बैंक उसको कम रेट दे रहा था, मैं उसको ज्यादा रेट दे रहा हूं, तो क्या वो मुझे बेच सकता है? नो, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट सेल, डील, ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु इज नॉट अ ऑथोराइज्ड पर्सन। आई एम नॉट अ ऑथोराइज्ड पर्सन। तो अगर आप ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे, ये नहीं, आपकी ट्रांजेक्शन लीगल नहीं है, ठीक है? दूसरा, मेक एनी पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पीआरओआई। किसी पीआरओआई के लिए आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते। यू विल नॉट डू एनी पेमेंट फॉर एनी पीआरओआई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे नेशनल जीजू, कौन है नेशनल जीजू? निक जोनस। निक जोनस जो है वो बंदे ने क्या ले ली? इंडिया से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। अब यहां पर जो उसकी साली साहिबा, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं जीजू, हम क्या कर देंगे, हम आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भर देंगे। लॉ सेज दिस इज नॉट अलाउड। यू विल नॉट मेक एनी पेमेंट फॉर द क्रेडिट और ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पीआरओआई। ये आपको पेमेंट करना अलाउड नहीं है। जीजू के लिए आप प्रीमियम पे नहीं कर सकते, ठीक है? ये ऐसे याद रखना, याद भी रहेगा। जीजू के लिए, जीजू अपना प्रीमियम खुद पे करेंगे, आप पे नहीं करोगे। जीजू अगर पे नहीं करेंगे तो फिर फॉरेन करेंसी कैसे आएगी इंडिया में? चुपचाप बैठो, आप पे नहीं कर सकते। अगला, आप किसी भी पर्सन से अगर पैसा रिसीव करोगे तो हमेशा जब आपको फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह रिसीव करना है तो वो भी आपको किससे रिसीव होगा? वो भी आपको पीआरओआई से। जब आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो आपको हमेशा ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू ही रिसीव होना चाहिए। अनऑथोराइज्ड तरीके से पैसे मंगवाना भी मत। वो तारों के नीचे से आ रहा है, ठीक है, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, कहीं से भी नहीं आना चाहिए। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, ऑथोराइज्ड पर्संस के थ्रू ही क्या होना चाहिए? आपको पैसा रिसीव होना चाहिए, ठीक है? और अगर यहां पे एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको पैसा रिसीव होता है तो उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट आता है, इनवर्ड रेमिटेंस। क्या आता है? इनवर्ड रेमिटेंस। अगर वो इनवर्ड रेमिटेंस का डॉक्यूमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ साथ में, मतलब आपको पैसा रिसीव हुआ, इवन इफ तुमने ऑथोराइज्ड पर्सन से पैसा रिसीव किया हो, पर अगर वो इनवर्ड रेमिटेंस का डॉक्यूमेंट नहीं मिला आपको, तो माना जाएगा कि वो अनऑथोराइज्ड तरीके से पैसा आपको रिसीव हुआ है। द अमाउंट इज रिसीव टू यू इन द अनऑथोराइज्ड मैनर। एंड फोर्थ होता है, ये सुनना ध्यान से, इंडिया में आप किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं करोगे विच द ट्रांजैक्शन विच इज अ कंसिडरेशन ऑफ एनी एसेट एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर कोई एसेट का एक्विजिशन हुआ, क्रिएशन हुआ, उसके लिए इंडिया में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर की गई है तो ये अलाउड नहीं होता। सर क्या एग्जांपल है? सुनना, हवाला ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर राघव है, वो दिल्ली में रहते हैं, उस बंदे को ना जेन को पैसे भिजवाने थे, बट उसने बोला ऐसे नहीं। उसने क्या करा? वो गया एक किसी डीलर के पास, ठीक है? और ये डीलर्स कौन होते हैं? बेसिकली ये हवाला पेडलर्स होते हैं जो आपकी ये हेरा फेरी करवाते हैं, ठीक है, हवाला की ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। इसने इसको पेमेंट करी कि मेरे को क्या करने, मेरे को ना वहां डॉलर भिजवाने, मान लो $4870 भिजवाने। तो उसके रिलेटेड जो भी पेमेंट होनी थी, इसने इंडिया में उस बंदे को कैश दिया, रुपीस दिए, उसने अंदर जाके फोन करा उस बंदे को और उस बंदे ने जाके क्या कर दिया, इसको पेमेंट दे दी उधर ही उधर। तो ये जो उधर उस बंदे ने एक एसेट एक्वायर करी जिसके लिए फाइनेंशियल कंसीडरेशन इधर पे गई, कंसीडरेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फॉर्म में इंडिया में की गई है, तो भैया ये ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे बाहर कोई एसेट खरीदनी है, तो बाहर मान लो मेरे कोई रिलेटिव रहते हैं, मान लो कि मेरे पापा बाहर रहते हैं, तो मैंने पापा को बोला पापा एक काम करो ना, आप वो एसेट वहां पे खरीद लो, बट उसके बदले में क्या करता हूं, उसके बदले ना जो यहां पर आपने पेमेंट करनी थी ना वो मैं कर देता हूं।
सो एनी एसेट इज एक्वायर्ड आउटसाइड इंडिया, उसके बदले एक फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो इंडिया में एंटर हो गया। ये सब अलाउड नहीं है। अब आपने ये पढ़ तो लिया कि चलो सेक्शन 3 में लिखा है ये सब अलाउड नहीं है, पर ऊपर उन्होंने लिख दिया एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ये चीजें हम यहां पर जनरली मना कर रहे हैं, बट अगर हम आगे चलकर इसी एक्ट के किसी और सेक्शन में बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीजें फॉलो करके आप ये कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो। जनरल यहां पर आपके ऊपर रोक लगा दी, बट आगे बोल दिया गया इसी एक्ट के आगे कुछ सेक्शंस के अंदर आपको दिखेगा कि आप कुछ चीजों को फॉलो करके ये चीजें कर पाओगे, तो वो आप कर सकते हो, बट अपने सिलेबस में उतना है नहीं है। ठीक है सर। फिर मैं आया सेक्शन नंबर 4 पे, बिल्कुल ही फालतू सेक्शन, और वो ये बात करता है कि एक पीआरआई जो है वो एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता, पोजेस नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर क्या? फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। आप इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते, ओन नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। सर वेट, हमने तो सुना है शाहरुख खान का दुबई में घर है, उसका नाम है मन्नत, तो वो तो बंदा होल्ड करके बैठा है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि इंडिया का पीआरआई जो है वो इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता, ओन नहीं कर सकता? तो बेटे यहां मना है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। तो सेक्शन 4 जो है वो एक जनरल प्रोहिबिशन डाल देता है तुम्हारे ऊपर, एक जनरल रोक लगा दी, भाई ये नहीं कर सकते आप। बट आगे चलकर सेक्शंस बताएंगे कि कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या क्या रेगुलेशंस या क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, जो आपके दो टॉपिक हैं, दैट इज योर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बस जहां ये आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी सारी कहानी खत्म। जल्दी बोलो हाँ है ना, और नहीं तो क्या सर। इतना इजी तो है। है ना, और क्या सर। चलें आगे। हाँ भाई चलें आगे, जल्दी बोलो। यस, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे है ना, जल्दी जल्दी से बोलते हैं ना, प्याले प्याले बच्चे हैं ना, क्यूट क्यूट बच्चे, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं और जल्दी जल्दी से बोलते हैं हाँ सर पढ़ाओ। चलो, नाउ वी विल कम टू द करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है? करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब, अब हम कैपिटल करेंट तो समझ के आ चुके हैं, बट अब इनके लिए रेगुलेशंस क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलती हैं दे आर फ्रीली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड। अगर स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं किया गया है तो फिर आप फ्रीली करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। बट सीजी क्या कर सकता है? सीजी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है किस चीज के लिए, कि आप कौन सी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कौन सी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, और यहां पर सीजी ने बना दिए रूल्स। और रूल्स में आपको बताए शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ठीक है सर, तो आप क्या कर सकते हो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये आपको पढ़ना है। शेड्यूल 1 बात करता है कौन सी ट्रांजैक्शंस पीआरआई को, पीआरओआई को प्रोहिबिटेड है। कौन सी ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है जिनके लिए ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस प्रोहिबिटेड, यानी इनके लिए तुम फॉरेन करेंसी नहीं मांग सकते, फॉरेन एक्सचेंज नहीं मांग सकते फ्रॉम द बैंक और एनी ऑथराइज्ड पर्सन। आप ये सब चीजों के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं मांगोगे। ओ कौन सी चीजें सर? पहला, रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग। मान लो नेशनल जीजू इधर आके लॉटरी खेल रहे थे इंडिया के अंदर आके नेशनल जीजू समझ गए ना कौन है? निक जोनस आगे इधर लॉटरी खेल रहा था, बंदे ने लॉटरी खेली, पैसा जीत गया। जब पैसा जीत गया, अब वो बोला मैं इंडिया के बाहर पैसे लेके जाऊंगा, नहीं लेके जा सकते, यहीं पे खर्च करो। ठीक है, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा। उसने बोला ठीक है लॉटरी से जीता वो नहीं लेके जाने देना ना, कोई बात नहीं, रेसिंग राइडिंग कर लूंगा, ये कोई और हॉबी में लगा दूंगा, उससे पैसे कमा लूंगा। तो वहीं पर सरकार ने बोला मित्रों यहीं पर खर्च करो, बाहर लेकर नहीं जा सकते, इनके लिए हम आपको फॉरेन करेंसी नहीं देंगे। वाओ, नरेश कह रहा है अभी मैं आपका पुराना वाला फेमा का रिवीजन देख के आया, सिट, और अब आप यहां पे लाइव करा रहे हो। तड़प तड़प के इस दिल से आने, बट ठीक है वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। रेमिटेंस आउट ऑफ द लॉटरी मीनिंग रेमिटेंस ऑफ इनकम रेसिंग फ्रॉम राइडिंग, रेसिंग राइडिंग एटसेट्रा और एनी अदर हॉबी।
रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ, या फिर तुम बोले बैंक को जाके कि मेरे को ना फॉरेन करेंसी चाहिए, बैंक ने बोला क्यों चाहिए, हम बाहर से लॉटरी टिकट खरीदेंगे, फुटबॉल पूल्स में पैसा डालेंगे, सब सट्टेबाजी है ये, ठीक है, स्वीप स्टेक्स में पैसे डालेंगे, गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट होते हैं बाहर के उसमें पैसे डालेंगे, बैंड मैगजीन में पैसे डालेंगे। अगर तुमको बाहर से लॉटरी टिकट खरीदनी है, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टेक्स या बैंड मैगजीन खरीदनी है, इन सब के लिए तुमको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। ओ, अगला फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट बोलता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको पेमेंट करनी है और कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, अब सुनना जरा, कोई इंडिया की कंपनी है, उसकी इंडिया के बाहर जेबी बना, मतलब ज्वाइंट वेंचर बना या होली ओन सब्सिडरी बना, अब उसमें इस कंपनी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट डालनी थी। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या भेजती हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट्स वगैरह भी भेज देती है ना। तो जब कंपनी अपना कंपोनेंट, मटेरियल, इक्विपमेंट्स ये भेज रही है एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो ये जब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस एक्सपोर्ट पे कमीशन फॉरेन करेंसी में क्यों देनी है भाई? इस एक्सपोर्ट पे कमीशन फॉरेन करेंसी में क्यों देनी है? व्हाई? ये तो तुम्हारी अपनी ही जेबी है, अपनी ही होली ओन्ड सब्सिडरी है, उसमें तुम एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें कमीशन देने की क्या जरूरत है? सो देयर इज नो नीड टू पे एनी कमीशन ऑन दैट, प्रोहिबिट कर दिया गया, इसके लिए आपको कोई क्या नहीं मिलेगा, फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगा। आगे चलो, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी जिस पर डिविडेंड बैलेंसिंग के प्रोविजन लगते हैं, जिस कंपनी पे डिविडेंड बैलेंसिंग के प्रोविजन लगते हैं उसके ऊपर भी डिविडेंड जब वो पे करेगी तो उसके लिए उसको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। अब तुम बोलोगे डिविडेंड बैलेंसिंग क्या होता है, तो हालांकि आज के समय पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, बट पहले कंपनियां क्या करती थी, थोड़ा गेम खेलती थी कि जो कैपिटल बाहर से आती थी उसको जल्दी जल्दी बाहर वापस भेजने के चक्कर में डिविडेंड अनाउंस करती थी कि ठीक है डिविडेंड भेजो, डिविडेंड भेजो, डिविडेंड भेजो। और इतना तो बाहर से तुम कमा के ला नहीं रहे जितना तुमने कैपिटल लाए, काम यहां पे करा, और अब डिविडेंड की फॉर्म में तुम बाहर बाहर पैसा भेजे जा रहे हो। तो पहले ना मना कर दिया कि भैया कुछ साल तक आप डिविडेंड नहीं भेजोगे, डिविडेंड बैलेंसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे कुछ कंपनी पे, तो उन कंपनी के ऊपर डिविडेंड भेजने के ऊपर भी क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है। बट एक्चुअली इट इज रिविजन, सो कांट गो दैट मच इन डीप, ठीक है, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। फिर आया रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। अब पहले तो ये समझो रूपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता था। रूपी स्टेट क्रेडिट रूट में क्या होता था, हमने ना लोन ले रखा था रशिया से, किसने, इंडिया ने, इंडिया ने लोन ले रखा था रशिया से, रशिया, और ये एक्चुअल है, यहां पर मैंने कोई एग्जांपल नहीं माना रशिया का, रशिया से हमने लोन ले रखा था। सो व्हेन वी टुक द लोन फ्रॉम रशिया, तो क्या होता था कि हमारे ऊपर ना इतना लोन हो गया था कि हम उसे रीपे ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब हम उसे रीपे नहीं कर पा रहे थे, सो इंडियन एक्सपोर्टर्स वर ऑब्लिज्ड टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हम मजबूरी में फंस गए कि आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और इसके बदले जो पेमेंट आएगी ना फॉरेन करेंसी में नहीं आएगी, इन लोगों को पेमेंट मिलेगी इंडियन रुपीज में। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट पे करवाती थी इंडियन रुपीज में। तो नाम क्या पड़ा, रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, क्रेडिट रूट है, रूपी स्टेट, रूपी में पेमेंट मिलेगी, स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का जो लोन था उसको रीपे करने के लिए ये सब ड्रामा चल रहा था। तो ये रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के केस में जो आप एक्सपोर्ट करोगे तो उस एक्सपोर्ट पे कमीशन देने के लिए आपको कोई फॉरेन करेंसी नहीं दी जाएगी। ये तो तुमको ऑब्लिगेशन के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, इस पे कमीशन क्यों देनी है, और कमीशन में फॉरेन करेंसी का क्या रोल, इसके लिए हम आपको कमीशन नहीं देंगे, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। एक्सेप्ट अगर टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसकी इनवॉइस वैल्यू के 10% तक के लिए अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। ये मार्क करके चलना वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, एमसीक्यू आ सकता है इस पे, इसी लिमिट पे एमसीक्यू आ सकता है, मैं बता रहा हूं ये वाली लिमिट के ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तो प्लीज इसको मार्क करके चलना। ओके सर, आगे पेमेंट ऑफ कॉलबैक सर्विसेज। व्हाट इज कॉलबैक सर्विसेज? कॉलबैक सर्विसेज में ऐसा होता था कि आपको बाहर फोन मिलाना है ना, तो आप कुछ कॉलबैक सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, आप इनको कॉल करो, दे विल कॉल यू बैक, फिर उधर कॉल करके कनेक्ट मारेंगे, तो उसके लिए पेमेंट लेते हैं। बट ये सब के लिए आपको हम फॉरेन करेंसी नहीं देंगे, इसके लिए आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। एंड अगर कोई नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट में इंडिया में पैसे रखता है तो उस पर इंटरेस्ट इनकम कमाता है, उसको भी इंडिया के बाहर ले जाने नहीं देंगे। ये इस चीज के लिए भी आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। क्लियर? ये आपका शेड्यूल 1 है जिसमें 8 ट्रांजैक्शंस है विच आर प्रोहिबिटेड। वाओ सर, आगे आओ। अब शेड्यूल 2 बात करता है ऐसी ट्रांजैक्शंस की जिनके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लो। पेपर में अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है दैट 3 ट्रांजैक्शन दे दी और बोला बताओ कौन सी मिनिस्ट्री से अप्रूवल चाहिए, तो तुम ऐसा नहीं लिख के आ सकते सीजी 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 अप्रूवल, सीजी अप्रूवल, सीजी अप्रूवल, नहीं, वो तुमसे मिनिस्ट्री का नाम पूछना चाह रहा है, तो आपको ये मिनिस्ट्री के नाम याद करने पड़ेंगे। बट अगर मान लो इन जनरल क्वेश्चन आ गया, मतलब और जैसे शेड्यूल 1 की कोई ट्रांजैक्शन उठा ली, 3 से कोई उठा ली, ये 2 की भी एक ट्रांजैक्शन उठा ली, और वो तुमसे ये पूछ रहा है बताओ ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इन दैट के सेफ साइड खेलने के लिए अगर तुम्हें मिनिस्ट्री का नाम नहीं याद आ रहा,
तो जैसे मान लो शेड्यूल 1 की कोई ट्रांजेक्शन पूछ रहा है तो उसमें तुम बोल दोगे दिस इज प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, कर ही नहीं सकते। जब ये वाली ट्रांजेक्शन लिखोगे तो इसमें आप लिख सकते हो कि सीजी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, मतलब मिनिस्ट्री का नाम नहीं ध्यान आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, बट वहां चल जाएगा। बट अगर एक क्वेश्चन ही ऐसा आया जिसमें वो तीनों चीजें इसी की पूछ रहा है, मतलब तीन पार्ट दे दिए, 4 पार्ट दे दिए और पार्ट देके पूछ रहा है बताओ इसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा, तो फिर वहां सीजी 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 थोड़ी लिख के आओगे। हर पार्ट में सीजी लिखने के नंबर मिलेंगे तुमको, नहीं ना। बात तो तुसी गल तो तुसी सही कह रहे हो, बात तो आप सही कह रहे हो, पंजाबी और हिंदी मिक्स हो गई थी, है ना। चलो, तो यहां पर बोलता है अगर आपको कल्चरल टूर करना है, सर व्हाट इज कल्चरल टूर, अगर आपको बाहर जाकर, इंडिया के बाहर जाकर अपना वो कल्चर दिखाना है, सर कल्चर बोले तो वो घूमर 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 ये सब अगर बाहर करना है, यानी इफ यू वांट टू शो द कल्चर आउटसाइड इंडिया, आपको वो फोक डांस कोई भी आप कल्चरल टूर करना चाहते हो करो, बट आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपका बाहर कोई कंटेनर क्या हो जाता है, डिटेन हो जाता है, तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो रेट प्रिस्क्राइब कर रखा है, अगर उस रेट से ज्यादा आप क्या पे कर रहे हो, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे कर रहे हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर पीएसयू बाहर का कोई वेसल चार्टर हायर कर लेता है और उस वेसल चार्टर मतलब बेसिकली वेसल, और वो वेसल जो है उस वेसल के लिए फ्रेट देता है, तो वो फ्रेट के लिए भी पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, अब ये कौन होते हैं, जैसे मान लो मेरे को ना यहां से सामान भेजना है यूएस से, बट उसने बोला भैया यूएस से आपका सामान सीधा यहां से एयर रूट पे नहीं जाएगा या शिप रूट से नहीं जाएगा, पहले आपको यहां से थोड़ा सामान यहां से लैंड रूट के थ्रू मान लो किसी कंट्री भेजना पड़ेगा, कंट्री ए, फिर वहां से वेसल के थ्रू जाएगा, फिर आगे एयर रूट के थ्रू जाएगा, तब जाकर माल पहुंचेगा। मैंने बोला यार मैं इतने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे अरेंज करूंगा, तो ये सब की अरेंजमेंट के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, पर इनके अलग अलग कंट्री में एजेंट होते हैं। तो ये जो अपने एजेंट्स को क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, पैसे देंगे, रेमिटेंसेस देंगे, उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पी&आई क्लब, पी&आई क्लब कौन होते हैं, जो बड़ी बड़ी ये जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, इनको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इनकी जो मेंबरशिप आप लोगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर आपने इतने सारे स्टार क्यों बना रखे हैं, बाद में पता चलेगा। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर का मतलब जो इक्विपमेंट्स होते हैं ट्रांसपॉन्डर, जब वो आप हायर करोगे, अगर टीवी चैनल वाले हायर करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले अगर ट्रांसपॉन्डर हायर करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन ये सुनना, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू द ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय गवर्नमेंट और पीएसयू, सुनना ध्यान से, इंपोर्टर कौन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू, इंपोर्ट करने वाला इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू, बट कौन से बेसिस पे इंपोर्ट हो रहा है, सीआईएफ बेसिस पे इंपोर्ट हो रहा है। सीआईएफ बेसिस का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब इसमें क्या ड्रामा होता है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सीआईएफ वैल्यू, और भी वैल्यूज होती है, देखो अगर पेपर में आ जाए एफओबी वैल्यू पे कर रहा है तो लिख देना, फिर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सीआईएफ पे इंपोर्ट करता है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। जो एक्सपोर्टर की प्रीमाइसिस पे प्राइस होता है उसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री, फिर वो वहां से अगर पोर्ट तक आ जाता है, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक, तो उसमें वहां से वहां तक के आने के खर्चे ऐड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एफएएस प्राइस। ये सब कस्टम्स में पढ़ोगे फाइनल में, एफएएस प्राइस हो जाता है, फ्री अलोंग साइड प्राइस। फिर उसके बाद जब वो माल लोड हो जाता है एक्सपोर्टर के पोर्ट से एक्सपोर्टर की शिप पे, उधर वेसल पे लोड वोड हो गया जिस पे भी, तो वो लोडिंग अनलोडिंग के खर्चे भी जुड़ गए, फिर वो बन जाता है एफओबी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड। और फिर उसके बाद वहां से यहां इंडियन पोर्ट तक आने का जो फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा होता है बीच में, जब वो ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है फिर सीआईएफ प्राइस। तो अगर आपने सीआईएफ प्राइस पे इंपोर्ट कराना तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। You have to take the approval from the Ministry of Surface Transport. Is it clear? Yes, sir. अगला सुनना, अगर स्टेट गवर्नमेंट या उसकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ध्यान से सुन लो, इंडिया के बाहर फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट देती है किसी भी पर्पस के लिए अदर देन 3 पर्पस, कौन से 3 पर्पस, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग, अगर इन 3 पर्पस के अलावा आप किसी भी पर्पस के लिए बाहर वाली फॉरेन प्रिंट मीडिया में ऐड देते हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अगर अमाउंट $10,000 से ज्यादा है। मैं तुमको सिंपल चार्ट बताऊं, चेक करो ऐड कराने वाला कौन है, स्टेट गवर्नमेंट और इट्स पीएसयू, ठीक है। तो अब सिंपल चार्ट सुनो, चेक करो ऐड कराने वाला कौन है। अगर ऐड कराने वाला स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू है, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू है, तो चेक करो अमाउंट कितना है। अगर अप टू $10,000 है तो नो अप्रूवल, $10,000 से ज्यादा है
अप्रूवल लगेगा, और अदर देन दैट कोई पर्पस है, ठीक है, और पर्पस क्या है, पर्पस इज फॉर दिस। अगर सर ये स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू जो है, ये पर्पस क्या है इसका पर्पस इज टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना या इंटरनेशनल बिडिंग करवाना, ये पर्पस है, तो फिर भाई तुम्हारा अमाउंट 10,000 तक हो, $10,000 से ज्यादा हो, जितना मर्जी हो, अप्रूवल नहीं लेना। वाओ। स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू वो कराएगा ही नहीं, वो कराएगा ही नहीं। हाँ भाई, अगर स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू और करा भी रहा है तो कुशल कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू कितना कराता है, फॉरेन प्रिंट मीडिया में ऐड कराता है, और फॉरेन प्रिंट मीडिया में जो ऐड करा रहा है वो ऐड कितने पे करा रहा है, एक्सीडिंग $10,000। तो अगर पर्पस ये 3 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन 3 पर्पस के लिए अमाउंट देखना ही नहीं है। इन तीनों में हमारी कंट्री का ही फायदा है, टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं हम, आओ कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो हमारा ही फायदा हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं या इंटरनेशनल बिडिंग इनवाइट कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके अलावा कोई भी और पर्पस हुआ, तो अगर अमाउंट $10,000 से ज्यादा हुआ तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल। $10,000 से ज्यादा हुआ तो यू हैव टू टेक द अप्रूवल। ठीक है, ठीक है सर। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और आने के दोबारा चांसेस हैं, वेरी हाई चांसेस आर देयर, इस वाले पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये क्या बोलता है सुनना, अगर कोई भी बंदा इंडिया के बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्पॉन्सरशिप करता है या प्राइज मनी बांटता है, कितना, $1,00,000 से ज्यादा, तो उसको अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का क्या लगेगा, अप्रूवल लगेगा। क्लियर, क्लियर सर। सर अगर वो $1,00,000 तक बांटेगा तो फिर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक बात और सुन लेना, अगर बांटने वाला कौन है, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स बॉडी है, तो फिर इन दैट केस अमाउंट कितना मर्जी हो, इनके लिए अमाउंट मैटर ही नहीं करता। ये लोग अगर स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं या ये लोग अगर बाहर प्राइज वगैरह बांट रहे हैं, तो इवन इफ अमाउंट इससे ज्यादा भी हो, वट एवर इट इज, आपको क्या नहीं लेना, आपको अप्रूवल नहीं लेना। यू नीड नॉट टू टेक एनी अप्रूवल। ओ, यानी पर्सन चेक करो, पर्सन कौन है, पर्सन इज दिस इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल बॉडी या फिर अदर। अदर है तो मैं बोलूंगा उसके केस में क्या होगा, अगर अमाउंट अप टू $1,00,000 है डॉलर तो नो अप्रूवल, $1,00,000 से ज्यादा है अप्रूवल लगेगा, और इनके केस में आपको अप्रूवल नहीं लेना। ये लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपको अप्रूवल नहीं लेना। बस एक चीज ध्यान रखना, बाहर जो बंदा बांट रहा है वो इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल बॉडी होना चाहिए और यहां की स्पोर्ट्स बॉडी होना चाहिए। ऐसे तो आईसीएआई भी इंटरनेशनल लेवल बॉडी है, ये अगर बाहर स्पॉन्सरशिप कराएगी तो क्या यहां पे कवर होगी, नहीं। स्पोर्ट्स बॉडी फॉर एग्जांपल आईसीसी, बीसीसीआई, ये अगर बाहर खर्चे वर्चे करेंगे ऑन द स्पॉन्सरशिप एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहां पर कवर होगा। ठीक है, जल्दी बोलो यस जन जना जन जान। हाँ जी, क्लियर है, चले आगे। कोई डाउट, कुछ भी पूछना है, कैन वी मूव अहेड? बिल्कुल सर। अब हम चलते हैं आगे और हम आते हैं शेड्यूल नंबर 3 पे, एंड शेड्यूल नंबर 3 इज अबाउट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। एंड एलआरएस बोलता है कि एक बंदा पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर आप $2.5 तक विड्रॉ कर सकते हो विदाउट आरबीआई अप्रूवल। पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर यू कैन ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज अप टू $250,000 विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। पर अगर आप $2.5 से ऊपर जाओगे फिर आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल के लिए लिमिट है क्या, ध्यान से सुनना। अगर आप रेमिटेंस करते हो इन अप टू $250,000 इन पर्पसेस के लिए, अभी बताऊंगा ये पर्पसेस के लिए, तो ये पर्पसेस के लिए अगर आप क्या करते हो $2.5 तक रेमिट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आरबीआई अप्रूवल नहीं लेना। बट अगर आप $2.5 से ऊपर जाओगे फिर आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर, पर्पसेस क्या है, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान। नेपाल भूटान जाके तुमको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, वहां तो इंडियन करेंसी एक्सेप्टेबल होती है। अब तो किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप विजिट के लिए जा रहे हो, प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हो, तो फिर उस केस में हम बोलेंगे कि आपको यहां पर $2.5 तक के लिए लिमिट अलाउड है, कोई आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए। $2.5 से ऊपर आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। गिफ्ट और डोनेशन देना है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया से जा रहे हो, या फिर एमिग्रेशन कर रहे हो, मतलब कि परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहे हो, अब आप वहीं पे रहोगे। मेंटेनेंस ऑफ द क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, मान लो आपके बाहर कोई रिलेटिव्स रहते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, उनकी मेंटेनेंस का, ठीक है, उनकी खान पान और ये सब के पैसे दे रहे हो आप,
उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, या फिर बिजनेस ट्रैवल के लिए, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ करने हैं आपको, चेकअप कराना है आपको अब्रॉड, या फिर आप कोई बंदा पेशेंट है, आप उसके साथ अटेंडेंट बन के जा रहे हो, तो एज एन अटेंडेंट आपको भी खर्चे चाहिए होंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो पेशेंट का या तो बाहर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या वो मेडिकल चेकअप कराने जा रहा है बाहर, बट यू आर गोइंग एज एन अटेंडेंट विद हिम। आप एकम्पनिंग दे रहे हो, मतलब एक तरीके से उसको कंपनी दे रहे हो, आप उसका अटेंडेंट बन के जा रहे हो, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। अगर आप खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट बाहर कराते हो तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा। एंड स्टडीज अब्रॉड, इन सारे पर्पसेस के लिए इफ यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया, या फिर आपको इंडिया से बाहर ये चीजें करवानी है और आपको पैसा चाहिए इसके लिए, तो आपको कितना मिल सकता है? 2,50,000 USD तक मिल सकता है विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इससे ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओ, फिर हमको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। अब यहां आते हैं थोड़े से मसालेदार पॉइंट, 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है कि ये जो 3 पॉइंट मैंने रेड कर रखे हैं, ये तीनों पकड़ लो। कंट्री ऑफ एमिग्रेशन वाले बोलते हैं भाई तुम परमानेंटली इंडिया से आ रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हारे पास ना कम से कम इतने डॉलर तो होने चाहिए। 2.5 लाख हमें नहीं पता, तुम्हारे लॉ में लिखा है भाई तुम $4 लाख लेकर आओ, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला $4 लाख लेकर आओ, $5 लाख लेकर आओ, तो फिर आपको उतने लेके जाने पड़ेंगे। अच्छा, स्टडीज के लिए जब आप जाते हो तो हो सकता है वहां की जो यूनिवर्सिटी या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो आपको लिख के दे दे कि इतना एस्टिमेट तो लगेगा, विच इज मोर देन 2.5 लाख, वो लिख के दे देते हैं कि इतना लगेगा। या फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जा रहे हो तो जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो आपको लिख के दे देते हैं कि भाई इतना पैसा तो लगेगा। तो इन 3 केसेस में अगर वहां से आपको वो रिटर्न में मिल जाता है दैट दिस मच फंड इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज मोर देन 2.5 लाख, वो $2.5 लाख से ज्यादा है, वो आपको लिख के दे रहे हैं अगर ऐसा एस्टीमेट, तो देन इन दैट केस आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आप 2.5 लाख से ज्यादा क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। यू कैन विड्रॉ मोर देन 2.5 लाख। ठीक है सर। और ये 1 साल की लिमिट है, पर पर्सन की लिमिट है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, जैसे जैसे सर हम पैसा रेमिट करते जाएंगे, मान लो मैंने 20,000 यूज कर लिए, 30,000 और कर लिए, 15,000 और कर लिए, तो मेरे 65,000 जो है वो खप गए। अब मेरे 1,85,000 में और इस साल में क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं बिना अप्रूवल के। उससे ऊपर जाना है तो भैया अप्रूवल ले लो, सबसे अच्छी बात है ना? हाँ सर। फिर उसके बाद यहां पर एक क्वेश्चन आया, मेरे को ना ऐसा भयंकर गट फीलिंग आ रही है, ये वाले टॉपिक पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है इन द अटेम्प्ट, ये वाला पॉइंट तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है? अगर कोई बंदा इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट, कोई रेजिडेंट है बट परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है। अब ये कैसे पता लगता है कि वो रेजिडेंट है, परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है? वो बंदा इंडिया में आया है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आया, बट उसको एक स्पेसिफाइड काम के लिए भेजा गया, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट डेप्यूटेशन पे भेजा है, एक स्पेसिफिक जॉब असाइनमेंट पे भेजा है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा नहीं है। ऐसा बंदा आया है, तो जैसे ही वो आया तो काम के पर्पज से है, तो ही इज रेजिडेंट, बट ऐसे बंदे को हम नाम देते हैं रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। अब चेक करो ये बंदा कहां का है। ये बंदा जो है ना, या तो इंडियन सिटीजन भी हो सकता है ना, इंडियन सिटीजन था, बाहर काम कर रहा था, किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहा था बड़े टाइम से, तो पीआरओआई बन गया था, ठीक है, क्योंकि जैसे ही काम करने के लिए बाहर गया था पीआरओआई बन गया था। अब उसने फॉरेन कंपनी ने इंडिया भेजा इसको वापस काम के लिए, कुछ असाइनमेंट वगैरह के लिए एंड ऑल दैट। या तो ये इंडियन सिटीजन हो सकता है, या फिर ये किसी फॉरेन कंट्री का भी सिटीजन हो सकता है। तो ये कहीं का भी सिटीजन हो चलेगा, पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। ये बंदा सिटीजन या तो फॉरेन कंट्री का या इंडिया का सिटीजन है, ये बंदा पाकिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए। ये जब इंडिया में आएगा, तो जब यहां पर कोई फॉरेन कंपनी की इंडिया में कोई ऑफिस है, ब्रांच है, सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है, उसमें भेजा है उन्होंने, और बोलते हैं काम करो फिर वापस आ जाना। तो अब जब ये बंदा यहां पे सैलरी अर्न करेगा, तो ये क्या $2.5 लाख तक ही रेमिट कर पाएगा? फिर ऊपर आरबीआई से अप्रूवल मांगने जाएगा? लॉसेज नहीं। इस बंदे को अलाउ किया गया कि आपकी जितनी नेट सैलरी होगी आप उतना अमाउंट क्या कर सकते हो? रेमिट कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आप अपनी नेट सैलरी तक का अमाउंट क्या कर दो? रेमिट कर दो। सर व्हाट इज नेट सैलरी? जो भी प्रोविडेंट फंड टैक्सेस वगैरह काटने के बाद आपके पास बचेगा वो रेमिट कर दो। आपको किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टेक एनी अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई और एनीवन एल्स। किसी से कोई अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर सर। पर अगर सर वो पाकिस्तान का सिटीजन होता तो? आपने बोला ये तो सब तब होगा जब हम इंडिया के सिटीजन है, वो बंदा जो आया है यहाँ पे वो इंडिया का सिटीजन है, या फिर वो किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, बट पाकिस्तान का नहीं है। पर अगर मान लो वो पाकिस्तान का सिटीजन होता
तो अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन होता तो फिर है तो वो भी इंडिविजुअल ही, और अगर वो इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख की लिमिट तो उसके लिए भी है। हाँ, वो अपनी नेट सैलरी रेमिट नहीं कर पाएगा, बट $2.5 लाख तक तो वो भी रेमिट कर सकता है बिना अप्रूवल के। उससे ज्यादा के लिए फिर उसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। वाह, समझ में आ गई बात? यस सर। अब मैं आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अब ये भी समझना, इसमें से भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आ सकता है। देखो 5 और 6 होल हार्टेडली तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 5 और 6 आप छोड़ के गए ना, तो भैया आप मान के चलो आप फेमा छोड़ के जा रहे हो, 10-15 नंबर छोड़ के जा रहे हो अपने एग्जाम के, ठीक है। और जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी करके जा रहे हो अगर आप फेमा छोड़ के जा रहे हो, तो प्लीज ये वाले सेक्शन तो मत ही छोड़ना। कौन से? 5 और 6 तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। पूरा फेमा नहीं छोड़ना। आप तो करा दिया यार, ये वीडियो देखो, खत्म करो फेमा को, और क्या। सुनना जरा, ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन तुमको देखने में खतरनाक लग रही होगी, है नहीं। मेरी बात सुनना, अगर यहां की कोई कंपनी डोनेशन देती है इंडिया के बाहर, अच्छा कितनी डोनेशन देती है वो अभी देखेंगे, पर डोनेशन दे किसको रही है? फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर इन द रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बाहर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चेयर क्रिएट करवाने के लिए, सीट्स बढ़वाने के लिए हम उनको डोनेशन दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन, जैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और ये वो फलाना फलाना, ठीक है। वैष्णवी टेलीग्राम में पूछ लेना मेरे से। क्रिएशन ऑफ चेयर इन द रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप इनको क्या दे रहे हो? डोनेशन दे रहे हो। कंट्रीब्यूशन टू फंड प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, या फिर बाहर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने फंड प्रमोट किया हुआ है, तो वो फंड प्रमोट जो किया हुआ उसमें आप डोनेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो काम हम करते हैं ना, ये डोनर कंपनी जो काम करती है, वैसा वैसा ही बाहर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो हम फार्मा की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बाहर कोई एसोसिएशन है जो फार्मा की ही ट्रेनिंग देता है या उस सब चीज से रिलेटेड काम करता है, तो हम अगर उनको डोनेशन दे रहे हैं, 3 पर्पस के लिए अगर हम डोनेशन दे रहे हैं, 3 में से किसी भी पर्पस के लिए, तो आप एक अमाउंट निकालो। पहले अमाउंट कैसे निकलेगा? अपने पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स का टोटल करो। और सुन लो, ओए सुन लो, गलती मत कर देना। तुम पिछले 3 साल का एवरेज करने बैठ जाते हो, तुमको एवरेज करने नहीं बोला किसी ने, ठीक है। पिछले 3 साल की अर्निंग्स का टोटल अर्निंग लेना है, एवरेज नहीं करना होता। वो दिमाग में होता है कि पिछले लास्ट 3 इयर्स की अर्निंग थी, पेपर में आते आते तक हम उसको एवरेज लिखने लग जाते हैं। इट इज नॉट एवरेज। टोटल अर्निंग्स लो पिछले 3 साल की। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल ले रखा है, देखो ये 3 साल की टोटल अर्निंग्स ली, इसका टोटल करा, इस टोटल का 1% करा, एक अमाउंट आ गया। ये अमाउंट को कंपेयर करो विद $50 लाख। जो भी ये अमाउंट आएगा कंपेयर्ड विद $50 लाख, विच एवर इज लोअर आएगा, एक लोअर अमाउंट आ जाएगा। भाई $50 लाख के साथ कंपेयर करो, मान लो ये $20 लाख आए, 50 लाख, विच एवर इज लेस $20 लाख, तो ये बेंचमार्क बन गया। अब अगर इस अमाउंट से ज्यादा $20 लाख से ज्यादा आपने डोनेशन दी, तो आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ गए? ये लोअर वाला जो अमाउंट निकल कर आएगा ना, इस लोअर से ज्यादा जब आप डोनेशन दोगे, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ऐसी समझना। सेकंड पॉइंट, एक कंपनी है, उसको अपना कोई रेसिडेंशियल फ्लैट या फिर कमर्शियल प्लॉट सेल करवाना था, उसने फॉरेन एजेंट की हेल्प ली। अब फॉरेन एजेंट ने बोला बिकवा तो देंगे पर कमीशन लेंगे, हमने बोला दे देंगे कमीशन, क्या जा रहा है उसमें। तो उसने घर बिकवा दिया। जो बायर आपको जितने पैसे देगा, जितना पैसा बाहर से आया, वो इनवर्ड रेमिटेंस पकड़ लो, वो इनवर्ड रेमिटेंस का 5% कर लो। मान लो बाहर मेरा घर बिका 200 करोड़ का या $2 लाख का, $2 लाख का, ठीक है। $2 लाख का 5% आप क्या कर लो, उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसका 5% आ गया। अब जो ये 5% है कंपेयर्ड विद $25,000, विच एवर इज हायर करना है। इस हायर से ज्यादा अगर उसे कमीशन दोगे, आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ गए? जितना पैसा इनवर्ड रेमिटेंस में आया उसका 5% और $25,000 विच एवर इज हायर, इस हायर से ज्यादा कमीशन दूंगा, आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है, यानी साल में बार बार भी ट्रांजैक्शन करोगे, हर बार ये लिमिट लगेगी। अगर आपने 4 ट्रांजैक्शन करी तो 4 बार ये अलग अलग लिमिट लगाई जाएगी। ये एग्रीगेट नहीं है पूरे 1 साल का, ठीक है। दिस इज 4 बार की अलग अलग लिमिट, पर ट्रांजैक्शन लिमिट है। ऐसे ही अगर मान लो आपने बाहर से कंसल्टेंसी ली और कंसल्टेंसी के लिए आप बाहर फीस पे करना चाहते हो, पर प्रोजेक्ट आपके ऊपर लिमिट है। अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ली है तो $1 करोड़ से ऊपर भेजना चाहते हो पैसा, तो आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। $1 करोड़ तक कोई दिक्कत नहीं है। अदर प्रोजेक्ट्स के लिए $10 लाख तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है। $10 लाख से ऊपर भेजोगे, आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट इन दिस फैसिलिटी इज, जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट थी, उसने क्या करा, इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी।
अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे होते हैं। इस कंपनी ने बोला हम आपको प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे वापस करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, तो ये रीइंबर्स करना चाहते हैं, करो, बट जितनी कैपिटल बाहर से आई उसका 5% ले लो जरा, और $1,00,000 कंपेयर इट, विच एवर इज हायर आएगा, विच एवर इज हायर आएगा, उस हायर से ज्यादा अगर आप इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट करोगे तो आरबीआई अप्रूवल ले लेना चुपचाप, आरबीआई अप्रूवल ले लेना चुपचाप। अगर आप जितना इन्वेस्टमेंट लाई गई उसका 5% और $1,00,000 विच एवर इज हायर, इससे ज्यादा आप रीइंबर्स करोगे, आपको आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर। इसके बाद आई एग्जम्पशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो अकाउंट होते हैं, एक होता है आरएफसी अकाउंट और एक होता है ईईएफसी अकाउंट। आरएफसी अकाउंट का मतलब होता है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, मतलब मैं रेजिडेंट था, पीआरआई था, करण वॉज पीआरआई, करण गया यूएसए, यूएसए में करण ने काम करा, एम्प्लॉयमेंट करी, बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन, वट एवर ही डिड, ठीक है। वहां से पैसे कमाए, पैसे कमा के मैं इंडिया लेकर आ गया और मैंने यहां लाकर फॉरेन करेंसी में ही रखा कि मुझे इंपोर्ट विम्पोर्ट तो करने पड़ते हैं, मेरे को पेमेंट्स तो करनी ही पड़ती हैं, तो मैंने यहां पर पैसा रखा। तो ये पैसा जो है ये आपका, ये जो अकाउंट खुला ना, दैट इज कॉल्ड योर आरएफसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट का मतलब क्या होता है, मैं बाहर नहीं गया, मैं यहां बैठ के एक्सपोर्ट कर रहा हूं इंडिया के बाहर, और उससे मेरे को फॉरेन करेंसी आ रही है और उसको मैं फॉरेन करेंसी की फॉर्म में ही एक अकाउंट में रखे जा रहा हूं, दैट अकाउंट इज कॉल्ड ईईएफसी अकाउंट, दैट अकाउंट इज कॉल्ड ईईएफसी अकाउंट। ठीक है, ठीक है सर। तो आरएफसी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट क्या होते हैं ये हमको समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनना, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शंस जो मैंने आपको बताई, अगर वो आप आरएफसी अकाउंट से करते हो तो आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जितनी मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, आपको आरबीआई अप्रूवल, सीजी अप्रूवल, कुछ अप्रूवल नहीं लेने इफ दैट ट्रांजैक्शंस आर बीइंग डन फ्रॉम द आरएफसी अकाउंट का फंड। आरएफसी अकाउंट के फंड से यूज कर रहे हो ना, कोई अप्रूवल नहीं लेनी। सर शेड्यूल 1 वाली ट्रांजैक्शन वो तो प्रोहिबिटेड ही थी ना, वो तो कर ही नहीं सकते थे। तो 2 और 3 वाली ट्रांजैक्शंस के लिए जो आपको अप्रूवल चाहिए थे वो अप्रूवल भी नहीं लेने पड़ेंगे अगर आरएफसी अकाउंट से करोगे। सेम विद ईईएफसी अकाउंट, वही सारी ट्रांजैक्शन अगर ईईएफसी अकाउंट से भी करोगे तो भी आपको आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आप शेड्यूल 2 में वो पी&आई क्लब के ऊपर स्टार बना रखे थे, पी&आई क्लब वाली ट्रांजैक्शन एंड कमीशन एजेंट वाली ट्रांजैक्शन और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये वाली प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कमीशन एजेंट, ये वाली ट्रांजैक्शंस, ये 3 ट्रांजैक्शन, शेड्यूल 2 की पी&आई क्लब वाली और शेड्यूल 3 की ये 2 ट्रांजैक्शन, अगर ये 3 ट्रांजैक्शन आप ईईएफसी अकाउंट से भी करते हो तो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी इन 3 ट्रांजैक्शंस के लिए आरएफसी अकाउंट से अगर पेमेंट होती है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी, पर ईईएफसी अकाउंट से पेमेंट करोगे तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। एंड नाउ आई विल कम टू द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हियर वी एंड विद द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अगर एकदम मक्खन समझ में आ गया तो जल्दी से बोल दो डन डनाडन डन सर। जनवरी 25 का जो क्वेश्चन है ना अंकित, वो राइटिंग प्रैक्टिस वाले में कवर्ड है, एमा वाले में यू कैन सी। चले आगे, चलो सर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ठीक है सर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है सर? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलता है, देखो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बोलता है सब्जेक्ट टू 6 सबसेक्शन 2 पर्सन फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन से आप फॉरेन एक्सचेंज ले सकते हो फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई डोंट नो व्हाट लिमिट यू आर टॉकिंग अबाउट वैष्णवी, ऐसी कोई लिमिट और कुछ नहीं है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, अगर पर्सन फॉरेन एक्सचेंज लेता है फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन तो ले सकता है, बट 2-3 बातें सुन लो पहले। क्या सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 बोलता है?
अगर कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है तो ऐसी वाली कैपिटल ट्रांजैक्शंस में से कौन सी वाली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, विच आर परमिसिबल, ये कौन बताएगा? आरबीआई। किससे कंसल्ट करके? सीजी से कंसल्ट करके। कितनी लिमिट तक कर सकते हो वो भी आपको आरबीआई बताएगा। क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी वो भी आपको आरबीआई बताएगा। ऐसे ही अप्रूवल ही नहीं लेना ना। अगर आप उस अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, बात ही खत्म हो गई, अप्रूवल ही नहीं लेना। लिमिट का क्या रोल फिर वहां पे? ऐसे ही अगर मान लो कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी वाली कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, ये आपको सीजी बताएगा। ओ, कितनी लिमिट तक कर सकते हो ये भी आपको सीजी बताएगा। एंड क्या कंडीशंस पूरी करके कर सकते हो ये भी आपको सीजी बताएगा। ठीक है सर। अब यहां तक तो ठीक है। इसके बाद आता है सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। सुपर इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट। ये अगला मतलब ऐसा गट फीलिंग वाला क्वेश्चन है जो सितंबर 25 में देखने को मिल सकता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डोंट मिस इट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? एक पीआरआई है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ये बंदा, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो बंदा है, ये बंदा होल्ड कर सकता है, ओन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है किसमें? फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। यानी सुनना हुआ क्या, इस बंदे के पास एक इंडिया में ये बंदा पीआरआई बन गया, बट इंडिया के बाहर इसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या उसको जब अब वो इंडिया आया, मान लो मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं ही था, मैं इंडिया के बाहर गया, मैंने काम करा तो मैंने पैसे कमाए तो मैंने वहां पे घर खरीद लिया। अब जब मैंने वहां पे घर खरीद लिया, जैसे ही मैं इंडिया आऊंगा तो क्या मुझे वो घर बेचना पड़ेगा पहले? सर क्यों? सेक्शन नंबर 4 बोलता था ना, यू कैन नॉट होल्ड, ओन, ट्रांसफर, फलाना एनी मोबाइल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, और मना करता था। बट सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि आप वो होल्ड करके रख सकते हो। अगर आपने वो घर तब खरीदा था जब आप पीआरओआई थे, जब आप खुद एक पीआरओआई थे, या फिर तुमको इनहेरिट हुआ था पीआरओआई से, देन यू कैन होल्ड, ओन, इन्वेस्ट, ट्रांसफर। आप ये कर सकते हो, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है। तो एक पीआरआई, जैसे मैं इंडिया वापस आया, मैंने बोला अब मैं इंडिया आ जाऊंगा, अब इंडिया आके काम करूंगा और बाहर मेरे को कोई काम वाम करने की जरूरत है नहीं, बट मेरा घर था वहीं पे अभी भी, तो क्या मुझे बेचना पड़ जाएगा क्या पीआरआई बनते ही? नहीं। Even if you became PRI now, still you can hold that asset, still you can transfer that asset। आप अभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, उसे ओन करके रख सकते हो, बिकॉज यू एक्वायर्ड दैट एसेट व्हेन यू वर अ पीआरओआई। जब मैं पीआरओआई था, मैंने तब वो घर खरीदा था, या फिर मुझे किसी पीआरओआई से इनहेरिट हो जाता तो भी मैं उसे रख सकता था। तो ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 बोलता है कि भैया आप ये कर सकते हो, बशर्ते वो करेंसी, वो सिक्योरिटी, वो प्रॉपर्टी आपने तब एक्वायर की थी जब या तो आप पीआरओआई थे या फिर आपको पीआरओआई से क्या हुआ था? इनहेरिट हुआ था। क्लियर सर। अब यहां पर ना आरबीआई ने निकाला सर्कुलर नंबर 90। इस चैप्टर में आरबीआई के 2 सर्कुलर है, एक वो एजुकेशन वाला, दैट इज सर्कुलर नंबर 45, और एक ये वाला जो सर्कुलर है, दिस इज सर्कुलर नंबर 90। और यहां पर ना आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दी। क्या? हम थोड़ा विस्तृत रूप से आपको बताते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई करके आपको बताते हैं कि आप क्या क्या बाहर रख सकते हो। हमने बोला बताओ, हम यही तो जानना चाहते हैं, बताओ। तो बोले फर्स्ट, जो फॉरेन करेंसी अकाउंट आपने बाहर ओपन करे थे एंड मेंटेन्ड बाय द पर्सन व्हेन ही वाज पीआरओआई, वो सारे फॉरेन करेंसी अकाउंट आप अभी भी मेंटेन करके रख सकते हो। उनके अंदर जो फॉरेन करेंसी में पैसा पड़ा है आप उसको अभी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला अच्छा। सेकंड, जो आपने इनकम कमाई थी फ्रॉम दैट बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, वोकेशन, या फिर इन्वेस्टमेंट्स लगाई थी आपने, उस पर आपको कोई इनकम हो रही थी, और फ्रॉम गिफ्ट, इनहेरिटेंस, ये सब चीजें आप अभी भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम इट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, जो भी आपको फॉरेन एक्सचेंज बाहर मिला था वो फॉरेन एक्सचेंज भी आप अभी भी रख सकते हो। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। अब मैंने बोला मैं ना वापिस इंडिया आ गया हूं, बट नाउ आई वॉन्ट टू बाय अनदर हाउस आउटसाइड इंडिया। मैं इंडिया आ चुका हूं बट अब मैं इंडिया के बाद आउटसाइड इंडिया
इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना चाहता हूं, नाउ आई वांट टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, नाउ आई वांट टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, मुझे ये सब करना है, तो वेदर आई कैन डू सो, क्योंकि मैं तो अब पीआरआई बन चुका हूं। देखो इन्होंने ये बता दिया कि वो वाले घर जो तुमने जब खरीदे थे, जब तुम पीआरओआई थे, वो तुम रख सकते हो, बट व्हाट अबाउट दिस, नाउ यू बिकेम द पीआरआई, अब तुम वो वाला घर और वहां पर कोई घर खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते? लॉ सेड यस। ध्यान से सुनना, जो मैं काम करता था बाहर, मैंने घर खरीदा, जब मैंने बाहर घर खरीदा तो मैं रह रहा था, वापिस आ गया मैं इंडिया, तो जब मैं इंडिया आया मैंने बोला अब खाली पड़ा रहेगा घर, इससे बढ़िया रेंट पे चढ़ा देता हूं, तो मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया था, भाड़े पे दे दिया, अब मेरे को वहां से रेंटल इनकम भी आ रही है। तो लॉ बोलता है सुनो, जो तुम्हारी फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह कुछ बाहर फॉरेन पैसा पड़ा है, पहली तो बात फॉरेन करेंसी पड़ी है, मान लो तुम्हारा कोई बाहर फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उसमें पैसा पड़ा है, वो यूज कर सकते हो। जो बाहर तुम्हारी प्रॉपर्टी है उन पे कुछ इनकम आ रही है, तो वो इनकम को यूज कर सकते हो। थर्ड, उस प्रॉपर्टी को बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे को भी यूज कर सकते हो, और इन सारा फंड जो आपका बना, ये टोटल फंड, इसको यूज करके आप नई एसेट बाहर खरीद सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इज दैट कि बाहर जो आपने नई एसेट खरीदी है ना, वो नई वाली एसेट इसी फंड से यूज होनी चाहिए, मतलब वो नई वाली एसेट का पैसा इसी फंड से जाना चाहिए, जो मैंने तुमको बताया कि क्या क्या यूज कर सकते हो, इसी में से यूज करना। एंड द ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फेमा प्रोविजन, फेमा के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, यू कैन यूटिलाइज द एसेट्स। मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। एक मिस रोज वाला क्वेश्चन था, वो इन्होंने पूछा हुआ है पहले भी एग्जाम में, अगेन दे कैन आस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पीआरआई फ्रीली यूटिलाइज कर सकता है अपनी एलिजिबल एसेट्स को, जो आपकी फॉरेन करेंसी वगैरह सब जो बाहर पड़ी है, income thereon, sale proceed thereof for making any payment to the abroad for any fresh investment abroad, provided जो fresh investment या subsequent payment आप कर रहे हो, it should be made out of the fund forming part of the eligible asset। ये जो सारी आपकी eligible assets गिनवाई ना, क्या क्या यूज कर सकते हो, उसका जो eligible asset का टोटल फंड इकट्ठा हुआ है, उसमें से आपकी वो होनी चाहिए पेमेंट। एंड ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फेमा प्रोविजन, ट्रांजेक्शन फेमा प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में नहीं होनी चाहिए। दिस इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 5। एकदम हूबहू उल्टा कर दो, 360 डिग्री पे घुमा दो पूरे सेक्शन को। मतलब हम बोल रहे हैं बाहर हम खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, बाहर हम क्या क्या रख सकते हैं, उल्टा कर दो, बाहर वाला बंदा यहां क्या क्या रख सकता है। एक बाहर का बंदा जो बाहर का पीआरओआई है, इंडिया के अंदर इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ओन करके रख सकता है, अगर वो उसने तब खरीदी थी जब वो खुद पीआरआई था या फिर उसको किसी पीआरआई से इनहेरिट हुई थी। एकदम रिवर्स है उसका ऊपर वाले का, ठीक है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है आरबीआई अगर चाहे तो रेगुलेशन से प्रोहिबिट, रेगुलेट, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस खुलेगा तो कैसे खुलेगा, प्रोहिबिशन लगा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ये सब करेगा। एंड डेट इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये सीजी डिटरमाइन करेगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ओके सर, इज इट क्लियर? यस सर। फिर हम आते हैं शेड्यूल 1 पे, ट्रांजेक्शन परमिसिबल फॉर पीआरआई। पीआरआई क्या क्या ट्रांजेक्शंस कर सकता है? सर फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है, इंडिया में बाहर से भी ले सकता है, मतलब इंडिया में फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है, बाहर भी फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया कर सकता है। ध्यान रखना यहां पे ट्रांसफर है, एक्विजिशन नहीं लिखा, यहां एक्विजिशन नहीं लिखा, पर बेटा कॉमन सेंस है, एक्वायर हुआ होगा तो ही तो ट्रांसफर हुआ है। मैं कोई चीज को बेच तब सकता हूं ना जब एक्वायर किया होगा, तो एक्विजिशन भी है, बट वो हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम आगे के सेक्शंस नहीं पढ़ रहे। देयर आर सेक्शन नंबर 9 एंड आगे भी सेक्शंस है, वो हम नहीं पढ़ते, हमारा कहानी खत्म हो जाएगी 6 पे। तो ट्रांसफर कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, गारंटी दे सकता है, ये तो मैंने शुरू में बताया था, गारंटी दे सकता है पीआरआई, किसी पीआरओआई के फेवर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग कर सकता है करेंसी नोट्स वगैरह की, ठीक है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पीआरआई दे सकता है, पीआरआई ले सकता है फ्रॉम द पीआरओआई। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट कर सकते हो इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। इंश्योरेंस पॉलिसी पीआरआई ले सकता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया। लोन एंड ओवरड्राफ्ट पीआरआई दे सकता है पीआरओआई को। कैपिटल एसेट का रेमिटेंस हो सकता है एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। हाँ अंकित। शेड्यूल 2, पीआरओआई क्या क्या ट्रांजेक्शन कर सकता है? पीआरओआई के लिए परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस है कि पीआरओआई इंडिया के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, धंधा किसी भी फॉर्म में चल रहा हो, चाहे यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म में चल रहा है, कोई एंटिटी है,
प्रोपराइटर कंसर्न में चल रहा है, कंपनी फॉर्म में चल रहा है, फर्म फॉर्म में चल रहा है, किसी भी तरीके से बिजनेस चल रहा है, वो उनमें कैपिटल क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। सेकंड, इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर एंड ट्रांसफर कर सकता है। देखो हमारे लिए पीआरआई इंडिया के बाहर क्या कर सकता है, ट्रांसफर। यहां एक्वायर नहीं लिखा बट इट इज देयर। इनके लिए यहीं पर क्या लिखा हुआ है, एक्वायर एंड ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। पीआरओआई गारंटी दे सकता है पीआरआई के फेवर में, कंटीजेंट लायबिलिटी वो भी क्रिएट कर सकता है यहां पर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी नोट्स का हो सकता है, पीआरआई पीआरओआई के बीच में डिपॉजिट्स हो सकती हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है इंडिया के अंदर, रेमिटेंस ऑफ द कैपिटल एसेट हो सकता है एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये सारी कहानी सेम सेम ऊपर भी लिखी थी, इधर भी लिखी थी। अब आती है दो ऐसी ट्रांजैक्शन जिन पर चाह कर भी रेस्ट्रिक्शन लग ही नहीं सकती। इन दो ट्रांजैक्शन में कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। सर कौन सी दो ट्रांजैक्शन? पहला, मान लो मैंने बाहर से लोन लिया था, अब मुझे लोन को रीपे करना है। मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला फॉरेन करेंसी दो ना। बैंक बोला क्यों? मैंने बोला लोन को रीपे करना है। बोले नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई फिर मैं लोन को रीपे कैसे करूंगा? क्रेडिट वर्थीनेस मेरी खराब होगी। तो इस केस में कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती कि आपको फॉरेन करेंसी नहीं लेने दिया जाएगा इस पर्पस के लिए, नहीं। अगर आप लोन पे करना चाहते हो, लोन अमोर्टाइज करना चाहते हो, इवन किस्तों में भी पे करना चाहते हो, जैसे मर्जी पे करना है, आपको उसके लिए फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सीजीआरबीआई कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है? मान लो मैंने इंडिया के बाहर कहीं पर एक इन्वेस्टमेंट डाली, लेट्स से $10 लाख फॉर एग्जांपल, और वहां पर फिर उस कंट्री में लॉसेज हुए, कुछ ऐसा रहा, ड्रामा रहा, वैसा रहा, है ना? हाँ सर। तो वहां पर ना क्या हुआ, लॉसेज होने की वजह से ये जो मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी ना, ये एरोड कर गई। एरोड करने का मतलब थोड़ा लॉस हो गया। अब मान लो ये रह गई 8 लाख। कितनी रह गई? 8 लाख। अब हुआ क्या, हुआ ये कि वो कंट्री का रूल था कि भैया बाहर कोई भी बंदा, जैसे हम इन्वेस्टमेंट डालेंगे उधर, तो $10 लाख तो होनी ही चाहिए, इससे नीचे नहीं होगी। तो मुझे उसको वापस से उस लेवल पे लाने के लिए, अब 8 लाख को वापस से $10 लाख पे लाने के लिए $2 लाख और भेजने पड़ेंगे। इस ट्रांजेक्शन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती। ठीक है, ठीक है सर। एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज रेगुलेशन नंबर 4। कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं? विच कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड इन नेचर, जो आप कर ही नहीं सकते? पहला, पीआरओआई इंडिया के अंदर किसी भी ऐसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं डालेगा जो नीचे लिखे हुए धंधे करती है। अभी मैं बताऊंगा कौन से धंधे, कौन से बिजनेस। अगर आप ये बिजनेसेस करते हो, चाहे ये बिजनेस इंडिया में कंपनी फॉर्म में चल रहे हो, चाहे सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में चल रहे हो, चाहे कोई फर्म में चल रहे हो, जैसे मर्जी चल रहे हो, आप इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे। यू विल नॉट डू दीज बिजनेसेस इन इंडिया। चिट फंड बिजनेस, निधि कंपनी का बिजनेस, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, भाई ये हम देख लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम देख लेंगे, निधि कंपनी हम देख लेंगे, चिट फंड हम देख लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ये सारी चीजें पे हम ध्यान रख लेंगे। आप यहां पर ये काम के लिए बिजनेस नहीं कर सकते। या ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, टीडीआर क्या होते हैं आपको पता है? एक जैसे एक बिल्डिंग है तो उसके ऊपर कितने फ्लोर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन का ना राइट मिलता है आपको, डेवलपमेंट राइट मिलते हैं, कितना आप बना सकते हो। वो डेवलपमेंट राइट भी ट्रेडेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये काम आप नहीं करोगे कि इंडिया में आके टीडीआर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं किया जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं लगा सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्टिविटी नहीं, निधि कंपनी नहीं, चिट फंड बिजनेस नहीं, ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। अब आप बोलोगे सर अच्छा ओके, बट इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी रियल एस्टेट में क्या क्या नहीं आएगा। अच्छा मैं बोलूं रियल एस्टेट में अगर ये चीजें नहीं आएंगी, इसका मतलब ये काम वो कर सकता है। बोलो हाँ है ना? भाई अगर मैं बोल रहा हूं रियल एस्टेट में ये चीजें नहीं आएंगी, इट मींस ये काम वो कर सकता है। हाँ सर, तो कौन से काम वो कर सकता है? अगर वो टाउनशिप बनाना चाहता है इंडिया के अंदर, बना सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्रेमाइसिस, कमर्शियल प्रेमाइसिस, ये बनाना चाहता है, बना सकता है। रोड ब्रिजेस वगैरह बनाना चाहता है, बना सकता है। एंड रिएट अगर रजिस्टर्ड करके सेबी के साथ रिएट चलाना चाहता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चलाना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। ओ ठीक है सर। अब आगे सुनना। इसके बाद बोला गया जो पीआरओआई है वो इंडिया के अंदर देखो चिट फंड बिजनेस में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता, मतलब ही कैन नॉट डू इन्वेस्टमेंट इन द चिट फंड बिजनेस। यहां आकर धंधा चला नहीं सकता चिट फंड का, पर चिट्स को सब्सक्राइब तो कर सकता है। तो लॉ ने बोला हाँ चिट को सब्सक्राइब कर सकता है। कैसे?
अगर रजिस्ट्रार ऑफ यूनिट्स या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये लोग अलाउ कर देते हैं पीआरओआई को कि आप आकर यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लो यूनिट्स के लिए, मतलब वो चिट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, वो आपको अलाउड है। बट ये ध्यान रखना पैसा बैंकिंग चैनल से आना चाहिए और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे आना चाहिए, मतलब वापस नहीं लेके जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद एक और पॉइंट डाला गया यहां पे कि जो पीआरआई है ना, हमारी कंट्री का पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जो पीआरआई है वो कोरिया के सिटीजन के साथ या कोरिया के रेजिडेंट के साथ या कोई भी एंटिटी जो कोरिया में बनेगी, वो किम जोंग उन वाली, उसमें कोई भी एंटिटी बनी, रेसिडेंट है, वहां का सिटीजन है, उनके साथ आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, बिकॉज बेकार कंट्री है, तानाशाह कंट्री, ऑटोक्रेटिक कंट्री है। उनके साथ अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड जब ये नोटिफिकेशन आई थी, अगर उस समय कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन आपकी चल रही थी, अगर उस समय कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, कमेटी वाला बिजनेस नहीं होता जैसे खुशी, अगर कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन आपकी तब चल रही थी तो 180 डेज के अंदर अंदर उसे खत्म करो, और अगर नहीं करते तो बियॉन्ड जाना है तो सीजी अप्रूवल लो। मतलब अब ये ट्रांजिशनल फेज है, अब तो ये खत्म हो चुका, नोटिफिकेशन है, बहुत टाइम हो गया, बट इन्होंने लिखा हुआ है जब ये नोटिफिकेशन आई थी उससे अगर एग्जिस्टिंग कोई ट्रांजेक्शन चल रही थी तो 180 दिन के अंदर अंदर उस ट्रांजेक्शन को खत्म करो, और अगर आप 180 दिन के आगे जाना चाहते हो तो आपको आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। फिर आए सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट, इन्होंने बोला पीआरआई, ये जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बताइए ना आपको शेड्यूल 1 की, ये रहा कि पीआरआई कौन सी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, ये रेड वाली सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो पीआरआई के लिए परमिसिबल होती हैं, ये वाली सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक पीआरआई पता है कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है, सिर्फ $2.5 लाख तक। $2.5 लाख तक ही आप ले सकते हो, उसके ऊपर अप्रूवल लेना पड़ेगा है। हाँ तो सर सही हो गया ना, फिर तो उधर हमने करेंट अकाउंट वाली ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 3 वाली थी, 2.5 लाख उनके लिए मिल गए और 2.5 लाख इनके लिए मिल गए, बहुत है, लॉसेस नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 2.5 लाख, बहुत बढ़िया। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की शेड्यूल 1 वाली ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की शेड्यूल 3 वाली ट्रांजैक्शंस, इनको मिलाकर करने के लिए, मतलब इन सबके लिए टोटल 2.5 लाख है भाई। इट्स नॉट लाइक कि उसके लिए 2.5 लाख अलग, इसके लिए 2.5 लाख अलग, वाह सर वाह, उसके लिए 2.5 लाख अलग, इसके लिए 2.5 लाख अलग, एंड एनी पार्ट ऑफ द 2.5 लाख। अब एक चीज और सुनना, एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है एफएटीएफ। एफएटीएफ का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और क्या बोलते हैं आपका एंटी टेररिज्म, इस सब पे काम करती है। तो ये ना लिस्ट बनाती है कि ये कंट्री हमारी डायरेक्शन फॉलो नहीं कर रही, ये कंट्री गंदी कंट्री है, तो ये कंट्री नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है, हमारे साथ कोऑपरेट करके नहीं चल रही। तो जिनका कंट्रीज का नाम ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्री में डाल देते हैं, जिनका कंट्री का नाम ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्री में डाल देते हैं, अगर तुमने किसी के भी साथ ऐसे के साथ ट्रांजेक्शन करी, हम आपको ये पैसा विड्रॉ नहीं करने देंगे। यानी यू कैन नॉट ड्रॉ एनी सिंगल डॉलर आउट ऑफ दिस $2.5 लाख फॉर ट्रांजेक्टिंग विद एनी कंट्री which is a non-cooperative country as per FATF, as per FATF। अब इसके बाद ना LRS के सबसे लीस्ट रेलेवेंट पॉइंट लास्ट में रखे मैंने 4, बिल्कुल ये बिल्कुल ही लीस्ट रेलेवेंट है, बट सुन लेना बस। रेमिटर अगर माइनर है, यानी पैसा भेजने वाला अगर माइनर है, तो LRS का जो फॉर्म होता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो माइनर का कोई नेचुरल गार्डियन क्या करेगा, साइन करेगा। स्कीम नॉट अवेलेबल टू पार्टनरशिप फॉर्म, HUF ट्रस्ट एटसेट्रा। ओके, अगर आपको कंसोलिडेट करनी है लिमिट को अपनी फैमिली के साथ, मतलब आपका कोई फैमिली मेंबर है 2.5 लाख, उसके अलाउड है 2.5 लाख आपके अलाउड है, आप कंसोलिडेट करना चाहते हो करो, बट इंडिविजुअली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप कंसोलिडेटेड करके पेमेंट कर रहे हो ना इंडिया के बाहर, क्लबिंग कर रहे हो, लाइक आप कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने के लिए आप क्लबिंग कर रहे हो, तो क्लबिंग तब अलाउ होगी अगर वो बंदा जिसके साथ आप क्लब कर रहे हो अपनी 2.5 लाख की लिमिट, वो और आप उस प्रॉपर्टी में या तो ज्वाइंट ऑनर हो, या फिर आप ज्वाइंट क्या बोलते हैं, आप ज्वाइंट ऑनर हो या आप ज्वाइंट पार्टनर्स हो। मतलब क्लबिंग नॉट परमिटेड फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लाइक आप दोनों मिलकर बाहर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, उसमें पैसा डालोगे, यहां से भेजोगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, सो बेटा ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन इफ यू बोथ विल बिकम द को ओनर्स, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मतलब ऐसा हो जाता है ना, 2.5 लाख मेरे, 2.5 लाख उसके, अब हमको 3 लाख भेजने हैं, तो 3 लाख भेजने, अब मैं $3 लाख भेजना चाहता हूं, तो मुझे तो अकॉर्डिंगली आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट वो बोलते हैं क्लब कर रहे हो, तो क्लब करने के केस में फिर आपको ये कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। बट
बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं दे रखा, मॉड्यूल में 2-4 पॉइंट दे रखे थे, मैंने यहाँ पे लिख दिए बस ऐसे, जितना लीस्ट रेलेवेंट है थोड़ा सा, मतलब रीड करके चले जाना जरूर, अगर पढ़ा दिए तो डेफिनेटली यस। ठीक है सर। और यहां पे हो जाता है आपका पूरा एक पॉइंट और है, वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाला, वो भी पढ़ा देता हूं, वो इसी के ऊपर लिखा हुआ है, या नोट्स में नहीं है, लिख लेना भले ही नोट्स में, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड वाला भी। हाँ ये रहा। अगर मान लो कितने गया, ये रहा, अगर कोई भी पर्सन है, ये विजिट गया हुआ है, विजिट के लिए गया हुआ है अब्रॉड में, यानी अब्रॉड में घूमने गया हुआ है, एंड ही कैन इनकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3 इफ ही इनकर इट एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, तो आपको अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको। ये शेड्यूल 3 वाली जो आपकी ट्रांजेक्शन है, ये वाली जो ट्रांजेक्शन थी, ये सारी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, और ये सारी ट्रांजेक्शन के लिए आपको अप्रूवल नहीं लेना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो। सर क्यों? उसमें ऑटोमेटिकली लिमिट होती है, उसमें ऑटोमेटिकली लिमिट होती है। ठीक है सर, राइट सर। यहां हो जाता है अपना पूरा चैप्टर समाप्त। वाओ, ठीक है बेटा, ठीक है सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, इसी में देख लो। जैसे पहले देखो, मिस्टर रोहन एन इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल डिजायर टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। बताओ कि क्या होगा। यूएस डॉलर चाहता है, $1,20,000 लेना चाहता है फॉर स्टडीज अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट गिवन बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी, एंड गिफ्ट के लिए चाहता है $10,000। एडवाइज हिम वेदर ही कैन गेट फॉरेन एक्सचेंज एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, किस कंडीशंस पे आपको मिल सकता है। नहीं प्राची, पढ़नी है अभी वो। ठीक है, तो $2.5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हो, किसके लिए? स्टडीज के लिए। बट यहां तो $1,20,000 ही ले रहा है, और वैसे भी वो उसने एस्टिमेट दिया इतना, अगर $2.5 लाख से भी ज्यादा होता तो भी आपको आरबीआई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर एस्टिमेट $2.5 लाख से ऊपर भी होता, इवन इफ उससे एक्सेस भी होता, तो भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम बोलेंगे नो अप्रूवल ऑफ द आरबीआई इज रिक्वायर्ड, इस केस में आपको आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गिफ्ट जो है $10,000 का, तो मैं मान के चल रहा हूं 2.5 लाख लिमिट के अंदर है, तो आरबीआई अप्रूवल की अभी भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट तो एक्सीड हो ही नहीं रही है। वाओ, ये क्वेश्चन सुनना। मिस्टर रोहन शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, अच्छा, हैज स्टार्टेड इट्स क्रिकेट अकेडमी, नेमली रोहन शर्मा क्रिकेट अकेडमी, अ प्राइवेट कोचिंग क्लब व्हिच provides coaching for cricket. The academy has a cricket team which participate in the cricket matches all over India as well as outside India. However, this academy is in collaboration with Melbourne Cricket Academy is organizing a cricket event in Melbourne. सीधा सीधा बोलो, बोलना क्या चाहते हो। ये रोहित शर्मा क्या करवा रहा है? बाहर प्राइज बंटवाएगा। कितना? रोहन शर्मा, रोहित शर्मा बोला क्या मैंने? रोहन शर्मा बेसिकली academy is required to remit $2 लाख as a part of his share for organizing, यानी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और $2 लाख भेजना चाहते हैं। तो भाई अगर आप $2 लाख भेजना चाहते हो ना, तो आप कोई रोहन शर्मा एकेडमी इज नॉट अ इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, या क्या बोलते हैं, ये सब स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं हो तुम, इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की। आप तो एक नॉर्मल क्रिकेट एकेडमी हो। तो अगर आप $1 लाख से ऊपर भेजोगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपके लिए लिमिट नहीं है, पर अगर यही वो बॉडी भेजती तो फिर उसको अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। बीसीसीआई, आईसीसी ये सब भेजेंगे, इनको अप्रूवल नहीं लेने। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है। देखो, मिस्टर अर्जुन एक इंडियन रेजिडेंट है, वो बंदा इंडिया वापस आया। ठीक है, पहले उसने 10 साल अब्रॉड में काम करा। ड्यूरिंग दिस टेन्योर उसने बाहर फॉरेन करेंसी भी खरीदी, इन्वेस्टमेंट्स में भी पैसा लगाया, और उसको एक घर भी इनहेरिट हुआ था फ्रॉम हिज लेट ग्रैंडफादर, जो कि एक पीआरओआई थे खुद, तो उसको पीआरओआई से इनहेरिटेंस मिली। वाओ। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया परमानेंटली, अब ये अर्जुन जानना चाहता है कि मैं कौन सी एसेट बाहर रख सकता हूं और मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं। सिंपल, सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 चिपका दो। और ये आरटीपी सितंबर 24 का क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं, थोड़ा मेरे को ऐसा फीलिंग है कि सितंबर 25 में इस पे से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना, 6 सबसेक्शन 4 वही पूरा, ये बाहर जो सारी आपकी वो एसेट्स थी जो आपने तब खरीदी थी जब आप पीआरओआई थे, वो सब आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर इसी का ना एक इन्होंने केस बेस्ड क्वेश्चन बनाया, और जो इन्होंने सितंबर 24 में पूछ भी लिया था। कैसा? एक मिस रोज थी, उन्होंने इंडिया में इंडियन सिटीजन थी, बट उन्होंने काम करा कहां? इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर काम करा, 12 साल वहीं रही, 12 साल वहीं काम करा, फिर उसके बाद कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से इंडिया आ गई। अब उन्होंने क्या करा, जो उनका बाहर वाला घर था ना, वो उन्होंने रेंट पे दे दिया, लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया, एंड उसका रेंट आता था वो उनका फॉरेन वाले अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता था।
उसके बाद उन्होंने उसी पैसे से एक नया घर खरीद लिया यूएसए में। कैन शी डू सो? यस। और जो पहले वाला घर था, क्या वो अभी भी उसको होल्ड करके रख सकती हैं? यस। यहां पर भी आपको वो 6 सबसेक्शन 4 जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा और वो लिखना पड़ेगा। लिखोगे एकदम इजी, वही आंसर लिखा हुआ है पूरा, और ये प्रेजेंटेशन यहां से देख सकते हो। मेरा देखो क्वेश्चन दिखाने का पर्पस यहां पे ये है दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, हाँ हमने पढ़े हुए हैं और हमको समझ में आ रहे हैं, वी आर एबल टू रिकलेक्ट द आंसर। दैट इज द ओनली पर्पस। लिखना कैसे, फिर उसके लिए एक बार वो राइटिंग प्रैक्टिस में अगर तुमको दिक्कत लगे तो वो लेक्चर देख लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक है सर। ये वो आपका फॉरेन एक्सचेंज वाला जो पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग लेनी है, वही क्वेश्चन है ना ये? हाँ वही है। पिछले 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग लो, $10,000 भेजना चाहते हैं। चलो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग लेंगे। तो हमने 3 साल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ली, उसका टोटल करा, उसका 1% करा, $50 लाख से कंपेयर मारा। अगर इसका लोअर जो आएगा उससे ज्यादा मैं डोनेशन दूंगा तो मेरे को अप्रूवल लेना पड़ेगा। 3 साल की अर्निंग करी, 1% निकाला, इतना, दिस और दिस, विच एवर इज लोअर, $3,300 आ रहा है। भेजना कितना चाहता है? $10,000। तो भाई अप्रूवल लेना पड़ेगा। चुपचाप अप्रूवल ले लो, काम खत्म। चुपचाप क्या ले लो? आरबीआई अप्रूवल ले लो। यस और नो? यस सर। हाँ यस अंशुमन, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, करनी ही चाहिए। कर क्या सकते हो? राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देखना, देख लो। मिस्टर एल वॉज एम्प्लॉयड एज अ फैशन डिजाइनर इन दिस कंपनी, अ पब्लिक कंपनी इन गुड़गांव। He had efficiently provided his services for 183 days during the above said period। 23-24 में 1 अप्रैल 2024 को मिस्टर एच, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ जेफ फैशन, फॉरेन कंपनी ने, बाहर की कंपनी ने उसको बेटर अपॉर्चुनिटी दे दी। बंदा चला गया बाहर। ऑन 30 अप्रैल 2024 को ही फ्लू बैक टू इंडिया फॉर अ 10-day फैमिली फंक्शन इन मनाली इन द लाइट ऑफ प्रोविजन। अब बंदा वापिस आया सिर्फ फैमिली फंक्शन के लिए। ऑन इज रिटर्न फॉर अटेंडिंग द फैमिली फंक्शन 30 अप्रैल, बताओ उसका स्टेटस क्या है? अरे पिछले साल वो 183 दिन था ना इंडिया में, पिछले साल वो 183 डेज सर्विसेज दे चुका है। तो मैं बोलूंगा क्योंकि वो पिछले साल 183 डेज सर्विसेज दे चुका है, बट वो बंदा किस पर्पस से गया? वो गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस से। तो अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जाता है तो बेटा जिस दिन जाओगे उसी दिन उसी क्षण से क्या मान लिए जाओगे? PROI। तो आप PROI थे। अब जब आप यहां पर 30 अप्रैल को वापस आए भी तो किस पर्पस के लिए आए? फैमिली फंक्शन के लिए आए। तो यू आर स्टिल अ PROI, क्योंकि आपका पिछले साल का जो स्टेटस है वो कितना है? वो आपका अभी भी क्या है? वो आपका सिर्फ और सिर्फ इररिलेवेंट है सर। ही विल कंसीडर्ड एज अ PROI till he works this company। अगर वो बंदा इंडिया में आ जाता, क्योंकि वो सिर्फ फैमिली फंक्शन के लिए आया है यार, ही इज जस्ट कमिंग फॉर द फैमिली फंक्शन, वो बंदा काम करने गया हुआ वहां पे, तो हम उसको PROI कंसीडर करेंगे। अच्छा अगर सर वो बंदा यहां आ जाता वापस और इंडियन कंपनी में काम करने लग जाता, तो फिर बेटा जब इंडियन कंपनी में काम करने लग जाएगा फिर वो क्या बन जाएगा? PRI। ही विल बिकम PRI, क्योंकि अब फिर वो इंडिया में आ गया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ठीक है? ठीक है सर। क्लियर? Clear sir। Here is the beautiful chapter that is FEMA। सारे प्रोविजंस मैंने तुम्हें रिकलेक्ट करा दिए, क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिखा दिए, और भैया ये एक बार अच्छे से कर लोगे ना भाई, सही में मैं बोल रहा हूं, लिटरली बेटा एकदम फाड़ दोगे पेपर में एकदम। कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू डू, बट तमीज से इसको समझ लेना। ठीक है? और दोबारा कभी रहे कोई टॉपिक में डाउट हो तो यू कैन वॉच इट अगेन कहीं पर भी, जहां पर टाइम स्टैम्प मार्क करके रखना कि मेरे को ये दोबारा जो है वो देखना है। ठीक है? ठीक है सर। चलो, सो इफ यू एक्चुअली लाइक द लेक्चर यू हैव टू कमेंट, क्योंकि तुम कमेंट करोगे, तुम लाइक करोगे तो यूट्यूब प्रमोट करेगा वीडियो को, यूट्यूब प्रमोट करेगा तो वीडियो आगे तक भी जाएगी। ठीक है? सो इफ यू गॉट द बेनिफिट एक्चुअली, यस होगा सारा। If you got the benefit actually, if you liked the lecture, then you have to like the video and you have to subscribe to the channel and you have to share this with all your friends कि भाई FEMA कर लो, मजा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? So this is all for today। Thank you so much। Take care। Bye bye। Keep working very very hard as someone somewhere is waiting for your success। Thank you so much। Take care। Tata। Bye bye।